थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे हम ये हर्षदा, और मैंने हंसी मजाक में ये भी कहा था कि आज मैंने रेड ऑन रेड पहना है। वैसे थोड़ा सा मतलब वाइन कलर था, लेकिन एक सुबह फीलिंग आ रही थी कि मार्केट ख़राब होगा, लेकिन इतना ख़राब होगा ये नहीं सोचा था कि इतना ख़राब होगा। लेकिन खैर मार्केट में सब चीज़ें चलती हैं। बैंक निफ्टी ने फिर से एक बार मार्केट को तंग किया आज, और निफ्टी बैंक इस पर ध्यान रखिए क्योंकि अब हम फिर से 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और जैसे हम सुबह भी कह रहे थे, 2 बार इसने बचा लिया 200 डे मूविंग एवरेज को। थर्ड टेस्ट अगर फेल हुआ तो वो अपने साथ एक बड़ी गिरावट लेकर आएगा। और देखते हैं इस बार बैंक निफ्टी लग रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे सेटल हो रहा है, वो अपने आप में काफ़ी नेगेटिव है। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट मिड कैप PSUs ओवरऑल काफ़ी सेलिंग है, और आज कोई ग्लोबल क्यूज भी हमारे अगेंस्ट नहीं थे। तो ये पूरा का पूरा इकला चलोरे वाला मामला है आज। और यहाँ पर क्लियरली मार्केट एक सेंस कर रहा है कि शायद एक क्लेंजिंग आउट फेज जिसकी ज़रूरत थी मार्केट को बहुत ज़्यादा, उसके थ्रू हम गुजर रहे हैं। हर्षिता, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। जो भागते भागते कभी अपने पैर में ही पैर फंस जाता है ना, वो वैसी सिचुएशन उभर कर आ रही है। जो आप निफ्टी बैंक की बात कर रहे थे अनुज, जो 850 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, वो लक्ष्मण रेखा क्या किस लेवल पर खड़ी है जो लांघे तो फिर और टूटे? देखिए, यहाँ पे भी अगर बंद हो गए तो बहुत नेगेटिव है। और बैंक निफ्टी के लिए आपने बैंक निफ्टी पहले पूछा, बैंक निफ्टी शुरुआत कर लेते हैं। अगर आपको बैंक निफ्टी पर अब यहाँ से बचना है तो आज ही बाउंस करके 45,000 के ऊपर आना ज़रूरी है। वो मतलब 45,000 के ऊपर आ गए तो आप एक बार फिर कह सकेंगे कि चलो ठीक है, एक बार फिर आपने 200 डे मूविंग एवरेज बचा लिया। 44,500 के नीचे अगर आप बंद हो गए तो ये बहुत नेगेटिव होगा। और 44,500 के नीचे अगर आप बंद हो गए, मैं तोल के बोलता हूँ अपने शब्दों को, तो वो 42,500 के डोर्स ओपन करेगा। ये है 200 डे मूविंग एवरेज की सिग्निफिकेंस, क्योंकि आपने इसको 2 बार बचाया है। और ये है एक लॉपसाइडेड इंडेक्स का मामला। जब भी एक इंडेक्स लॉपसाइड हो, जब भी चलता है तो भी इसी तरीके से चलता है, जब गिरता है तो भी इसी तरीके से गिरेगा। बहुत सिंपल चीज़ है। 1 महीने में 6% सीधा गिर गया बैंक निफ्टी, और ये ट्रेंडिंग महीना है बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी में भी यहाँ तक बात है, वो भी 10 और 20 डे के नीचे निफ्टी भी, और अगला सपोर्ट है 21,600 और 21,429। अच्छा देखिए, एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर लेता हूँ, मेरा वो जो 2, 3, 4, 5, 6 का व्यू है वो अभी भी इंटैक्ट है। ऐसा नहीं कि वो मैंने ब्रेक कर दिया, लेकिन मार्केट में एक ज़रूरत थी एक कंसोलिडेशन की। 21,429 के नीचे फिसले तो बहुत दिक्कत आ सकती है। लेकिन एक थोड़ा सा मार्केट को एक ज़रूरत थी क्लेंजिंग आउट फेज की। जो एक लोगों में एक डर निकल गया था ना इक्विटी मार्केट्स को लेकर, खासतौर से PSUs को लेकर, हाँ। उसमें एक ज़रूरत थी इस तरीके के करेक्शन की बेसिकली। और PSUs में हम देख ही रहे हैं, एक बार वो इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ये तो पूरे औंधे मुंह गिरा है। दिग्गज से दिग्गज कंपनी और छोटी सी छोटी कंपनियां, जहां पर अफलातून तेजी हो रही थी। मैं इनफैक्ट नंबर्स जब स्टॉक्स न्यूज के लिए निकाल रहे, एक भी ऐसी मुझे कंपनी नहीं दिखाई दी हो जिसने शायद नंबर्स पर डिलीवर किया। बिल्कुल बिल्कुल, दिक्कत वहां पर और बढ़ गई है। देखिए, इसमें क्या है ना, इसमें आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये वाली रैली नंबर्स की शायद थी भी नहीं, लेकिन फिर भी आप इतने खराब नंबर्स भी नहीं ला सकते। हाँ। अच्छा, इशू क्या है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, वैसे कई हैं। SJVN, अब आपको पता है SJVN अगर आप टॉप में फंस गए तो आज 25% डाउन था टॉप से, अब 33% डाउन हो गया आज के और मूव के बाद। इनफैक्ट ज़्यादा ही हो गया होगा। अब तो सर्किट लगा दिया इसने, लोअर सर्किट लगा दिया आज में इसने। अच्छा देखिए, आप वैसे ये चार्ट देखेंगे ना, आपको लगेगा 1 महीने में 20%, 3 महीने में 47%, 6 महीने में 102%। मैं बोल क्या रहा हूँ, स्टॉक ने तो इतना रिटर्न बना के दिया है, ठीक है। लेकिन एक हफ्ते का देख लो, 7 दिन का देख लो इसका चार्ट, उससे पता चल जाएगा। इसमें क्या है ना, टाइमिंग, सारी चीज़ टाइमिंग की है। आप हर लेवल पे ले लेंगे तो दिक्कत है। और इसके लिए PSUs में मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, आपको अगर मोमेंटम इन्वेस्टिंग करनी भी है ना, मोमेंटम इन्वेस्टिंग में स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। 5% का, 6% का, कहीं भी लगाएं। PSUs में लोगों ने बहुत पैसा बनाया और बनाना भी चाहिए। अब PSUs में पैसा बनेगा जब ये एक बार ये पूरा क्लेंजिंग आउट खत्म हो जाएगी, ये यहीं नहीं रुकेगी, ये मुझे लग रहा है। अब देखिए, जैसे निफ्टी PSE इंडेक्स इतना गिरने के बाद 1 महीने में 11% है, तो पता ही नहीं चलता कि कुछ गिरा भी है या नहीं गिरा है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से एक ड्यू था, और अब मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा मार्केट में एटलीस्ट एक डर आया है। एक अब तक ना डर नहीं था, एक डर आया है कि हाँ गिर भी सकते हैं स्टॉक्स, तो वो मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट है मार्केट। मुझे एहसास हो रहा है कि ग्रेविटी भी एक चीज़ है जो मार्केट के लिए भी हावी रहती है। चलिए, मार्केट का हाल जैसे हमने आपके सामने पेश किया, अब ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और जाहिर तौर पर ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो चला है, मुनाफा वसूली बन रहा है, तो वो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कहाँ पर आज ज़्यादा दबाव देखने को मिला है? सरकारी कंपनियों की बात कर रहे थे तो कोल इंडिया आज 4% नीचे, BPCL में 3% का करेक्शन, ONGC भी 2% नीचे है। हीरो मोटोकॉर्प, नंबर्स अच्छे, नंबर्स में कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन EV बिजनेस मुनाफा नहीं कमा रहा है, वहां पर लॉसेस बढ़ रहे हैं, उसको लेकर चिंता जाहिर हुई है।
बंधन बैंक खराब नंबर्स पर 7.5% नीचे। एमसीएक्स ने भी परफॉर्मेंस खराब ही दिखाया तो वहां पर 7% की गिरावट। कल नैल्को के नंबर्स आएंगे, उससे पहले करेक्शन। और टाटा पावर के नंबर्स पर भी स्टॉक में वैसे तेजी की पोजीशंस बिल्कुल नहीं आई हैं, वो पिटा है। चला क्या है, एक सेफ्टी के लिए जो डिफेंसिव काउंटर्स इस तरह के गिरते मार्केट में एक्टिव होते हैं तो वहां पर फार्मा और आपको सीधा सीधा आईटी दिखाई देगा। आईटी में विप्रो, एचसीएल टेक में तेजी है। डॉक्टर रेड्डीज, डीवीज, ऑफ कोर्स डॉक्टर रेड्डीज के लिए एक स्पेसिफिक अपडेट आता हुआ प्लांट के लिए तो वहां पर तेजी बनी। जाइडस लाइफ 7% ऊपर। आज आरती में थोड़ा सा सपोर्ट है। कोफोर्ज मिड कैप आईटी साइड पर। और देखिए ये 1,42,000 का शेयर भी एमआरएफ चल रहा है, 3-3.5% तक के गेन्स। ऑफ कोर्स वहाँ पर वॉल्यूम्स नेग्लिजिबल होते हैं। तो ये है फिलहाल अब तक की सिचुएशन। अब ऐसे में आपने क्या ट्रेड लेना है, इस पर हमारे जानकार आपकी मदद ज़रूर करेंगे। हमारे साथ पैनल में आज फंडामेंटल्स पर मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बालिका हैं। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, शिल्पा राउत, राजेश पालविया और नीलेश जैन से होगी बातचीत। इंडिगो पेंट के नंबर्स पर 220 पर कंपनी के मैनेजमेंट से हम होंगे रूबरू। मैनेजिंग डायरेक्टर हेमंत जलान हमारा साथ देंगे। 2:30 बजे एमएससीआई में किसकी एंट्री हो सकती है, वहाँ पर बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। कौन आएगा और कौन जाएगा इसका जायजा यतिन देंगे। 2:45 पर सुमित से जानेंगे आयशर, हिंडाल्को, भेल, सीमेंस जैसी कंपनियों के जो नतीजे कल आने वाले हैं, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन जुड़ने वाले हैं और फिर डीलिंग रूम का जायजा यतिन के साथ दोबारा लेंगे। बीटीएसटी या एसटीबीटी ट्रेड्स और ऑफ कोर्स क्लोजिंग की तरफ भी बढ़ेंगे। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। इस समय काफ़ी ख़राब दिन मार्केट के लिए, हालांकि लोअर लेवल से अब थोड़ी सी फर्स्ट साइंस दिखे हैं रिकवरी के। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए क्या ट्रेड लेंगे। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है बजाज ऑटो। बढ़िया लगता है स्टॉक। 7850 पर ट्रेड कर रहा है। अच्छा पैटर्न है, ब्रेकआउट मिला है। स्टॉक होगा 7,800 का। टारगेट मेरे ख्याल से 7,900 से 7,950 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। बजाज ऑटो स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ है, अच्छा। एटलीस्ट एक पीएसयू के नंबर अच्छे आए हैं। हेल के नंबर्स आए हैं 1254 करोड़। आई थिंक कोजेंसिस में देख रहा था, एक्सपेक्टेशन था 1108 करोड़ का। तो उसके सामने एटलीस्ट एक नंबर तो कम से कम अच्छा आया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का। तो जरूरत भी थी उसके। ये भी स्टॉक देखिए काफ़ी चल चुका है, वैसे ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये यहाँ पर कुछ और डिटेल्स आएंगे तो इसको रिविजिट करेंगे। अच्छा, आय का फिगर भी आ गया। 5,666 करोड़ से बढ़कर आय जो है वो करीब 6,061 करोड़ पर आती हुई। तो रेवेन्यू आप देखेंगे पिछले साल इस तिमाही से इस तिमाही में अगर आप गौर करें 7% का इजाफा है। मुनाफे में 8% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। आगे डिटेल लेकर आएंगे कि किस तरह की ऑर्डर बुक कंपनी के हाथ है, क्या मार्जिन्स और ऑपरेशनली सिचुएशन उभर कर आई है। लेकिन नंबर्स फेयर नंबर्स रहे हैं, ऐसे भी नहीं कि बड़ी आतिशबाजी हुई है। ठीक ठाक परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है। एक चीज़ अच्छी है कि मुनाफे में कंपनी है वर्सेस द रेस्ट ऑफ द पैक, जहां पर हमने देखा है नंबर्स में दबाव बनता दिखाई दिया था। इसने अपने प्रदर्शन को कुछ बेहतर ज़रूर किया है। चले तो बजाज ऑटो वो कॉल था जो गाबा जी ने आपके लिए पिक किया। 7,900 का टारगेट मैं दोहरा देती हूँ। अब लेकर आते हैं मानस को। मानस, गुड आफ्टरनून, बताइए तेजी या मंदी, क्या ट्रेड ले रहे हैं। गुड आफ्टरनून हर्षद जी। तो देखिए एचएएल में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। लगातार 3100 के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा था। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। एक प्राइस सपोर्ट था 2940 पे, उसको ब्रीच किया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे बिकवाली कर रहे हैं तो 2931 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 2775 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। ये कैश लेवल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 2860 का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। 127 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 89 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए उस पुट ऑप्शन में और टारगेट 200 रुपए के आप सेट कर सकते हैं। डिस्क्लेमर ये है कि हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है। ओके, तो देखिए नंबर्स भले अच्छा आए हो लेकिन टेक्निकली बहुत स्टॉक वीक हो चुका है और ये मानस की तरफ से एक सेल कॉल। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पे मुझे लगता है बाइंग हिंद पेट्रो में करना चाहिए। हिंद पेट्रो फ्यूचर्स अभी 502 में अभी ट्रेड कर रहा है। इसको प्रभुदास लीलाधर में 501 पे ही आज रेकमेंड किया है हमने। यहाँ पे टारगेट्स मुझे लगता है 507, 512 से लेके 518 तक के आपको आने चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 495 का रहेगा। ओके, तो ये फिलहाल शिल्पा की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी। एचपीसीएल में अभी भी बाय साइड का ट्रेड है। नीलेश, आफ्टरनून, आपका ट्रेड।
वेरी गुड आफ्टरनून टू मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज के लिए लॉन्ग साइड में फोकस है और एकमात्र सेक्टर जो आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है वो है आईटी। ऑल्सो फार्मा में भी बाइंग देखने को मिल रही है, बट मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटी स्पेसिफिकली यहाँ पर काफी अच्छा एक्शन है। LTI 90 एक काउंटर है जहाँ पे एक 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके काउंटर ने रिवर्सल दिखाया है और साथ ही साथ एक फॉलिंग टेंडन का ब्रेकआउट भी यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। LTI 90 में ऊपरी सर पर टारगेट होंगे 5700 रुपए के, 5538 के आसपास स्पॉट में ट्रेड हो रहा है, 5440 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, LTI Mindtree पर बाय कॉल है यहाँ पर इस समय। तो एक्चुअली 3 बाय कॉल आ गई वीक मार्केट में, ये इतना ख़राब नहीं है वैसे। बजाज ऑटो, HPCL और अब LTI Mindtree पर। अब राजेश जी के पास चलते हैं, देखते हैं वो बाय लाए हैं SL। राजेश जी गुड आफ्टरनून। अनुज जी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, नजर जो है वो मेरी आईटी स्टॉक्स पे ही है, लेकिन आईटी के साथ कुछ अगर चल रहा है वो फार्मा है और मुझे लगता है ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज। तो ऑटो एंसिलरीज में आप देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज मेरे हिसाब से इससे कॉन्ट्रा कॉल अगर आप देखें तो। लेकिन एक चीज है, यहाँ पे लॉन्ग एडिशन हो रहे, लोअर लेवल्स पे हैमर आ रहा है, तो दैट सिंपली शोज कि यहाँ से एक रिकवरी मिलेगी जिसका टारगेट होगा 2400 से लेके 2420 का। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आप बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा 2310 का। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। अब फंडामेंटल पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। दोनों तेजी मंदी के सौदे आपने सुन लिया हमारे टेक्निकल जानकारों की तरफ से। अमरीश बलीगा से। अमरीश गुड आफ्टरनून। एक बहुत ही विचित्र दिन आपसे हम बात कर रहे हैं जहां पर अक्रॉस द बोर्ड तेजी के ट्रेंड में बिकवाली बन रही है। क्या अप्रोच होगी इस मार्केट में? हर्षदा, आई थिंक यहाँ से भी शायद और भी गिर सकता है मार्केट, क्योंकि ये पहली जो डिसेंट गिरावट देखी है हम लोगों ने इन द लास्ट फ्यू वीक्स। तो मुझे लगता है कि वी कैन सी सम मोर फॉल, क्योंकि इस बार हम लोग देख रहे हैं कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस है वो ज्यादा गिर रहे हैं, दैट इज अंडर परफॉर्मिंग। तो शायद यहाँ से और भी गिर सकते हैं। पर भी यहाँ पे मेरा एक तो बाई कॉल निकल रहा है विच इज ऑन बाटा इंडिया, क्योंकि ये लार्जेस्ट रिटेलर है एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ फुटवेयर अक्रॉस इंडिया और देयर अक्रॉस सेगमेंट्स मेंस, वुमेन्स एंड किड्स। और 2 साल पहले इन्होंने स्नीकर्स के सेगमेंट में एंट्री किया था टारगेटिंग द मिलेनियल्स, और ये काफी बड़ा सेगमेंट है, काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है करीब 1500 प्लस स्टोर्स का और लाइक 1500 टाउन्स का, और करीब 1835 रिटेल स्टोर्स हैं। एक्सपैंड कर रहे हैं इन टियर 3 टियर 4 थ्रू फ्रेंचाइजी रूट, और उन्होंने टारगेट किया था कि दे विल हैव 500 न्यू फ्रेंचाइजीज इन FY24। तो दे हैव ऑलरेडी रीच्ड 509, तो ऑलरेडी आई मीन बियॉन्ड द टारगेट। Q3 के जो रेवेन्यूज थे वो फ्लैट थे, बट द ग्रॉस मार्जिन्स इंक्रीज्ड बाय अबाउट 119 बेसिस पॉइंट्स टू 56%। ओवरऑल मुझे लगता है कि FY24 का जो अर्निंग्स रहेगा वो फ्लैट रहेगा, और इसी कारण हमने देखा कि ये स्टॉक अंडर परफॉर्म किया है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। पर बैलेंस शीट देखें तो काफी हेल्दी है विद डिसेंट कैश, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल है, और इनपुट कॉस्ट भी अभी कम हो रहे हैं, सो टोटल मार्जिन्स शुड अगेन कीप मूविंग अप एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 क्वार्टर्स। और जो रीसेंट इन्वेस्टर कॉल था उसमें भी वी हैव सीन दैट द मैनेजमेंट काफी अपबीट थे ऑन द प्रोस्पेक्ट्स। तो FY25 में मुझे लगता है कि वी कैन सी अ अर्निंग्स बाउंस बैक, और FY26 का जो मेरा EPS का अनुमान है करीब 38 का है, और यहाँ पे मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट इन द सेंस नेक्स्ट 12 मंथ्स का मेरा टारगेट निकलता है 1900 का। ओके ठीक है, तो ये इस समय बाटा पर एक कॉल हो गई अमरीश की तरफ से। मीनवाइल मार्केट में हल्की सी एक रिकवरी है बैंक निफ्टी में, खास तौर से वापस हम कोशिश कर रहे हैं उस 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम करने के। ध्यान रखिएगा वो 200 डे मूविंग एवरेज थोड़ी ऊपर आकर 44,892 पर आ गई है। आज का लो 44,633 था, तो वहाँ से करीब 200 पॉइंट की रिकवरी ज़रूर आई है बैंक निफ्टी में। अब देखते हैं ये सस्टेन करती है नहीं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज 2 एक्सपायरीज हैं, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी, बैंकेक्स की वीकली एक्सपायरी, माफ़ कीजिएगा, बैंकेक्स की वीकली एक्सपायरी, और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की, एक BSE पर एक NSE पर। दोनों का नाम ले लिया मैंने ताकि किसी को ये ना लगे कि मैंने एक पे फोकस किया। और उसके अलावा अगर आप देखें कुछ और स्टॉक्स को जहाँ पर इसमें मूव्स आ रहे हैं, एक बार SBI लेकर आइए। SBI और कैनरा बैंक का, दोनों PSU बैंकों में अच्छी खासी गिरावट इस समय। काबा सर, इसको क्या कहें, ट्रेंड रिवर्सल या जस्ट प्रॉफिट बुकिंग? कैनरा बैंक का चार्ट है, ट्रेंड रिवर्सल थोड़ा स्ट्रेच है, अनस्ट्रेचिंग हो रही है। प्रॉफिट बुकिंग तो है, क्योंकि ट्रेंड इंटैक्ट है, इसलिए मैं रिवर्सल तो नहीं कहूंगा। हो सकता है थोड़ा डिप मिले, 525 भी पॉसिबल है, लेकिन बेसिकली सेटअप ठीक है।
थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है टर्नअराउंड टाइम। ओके, फोर्स मोटर्स के नंबर्स आए हैं। स्टॉक काफ़ी चला है, ध्यान रखिएगा, ये एक समय पे फॉरगॉटन स्टॉक था, लेकिन काफ़ी इसने कमबैक किया इस साल और अब घाटे से मुनाफे में आई थी। आई थिंक पिछले क्वार्टर में भी यही हुआ था आज तक, मेरे ख्याल से पिछले क्वार्टर में भी आई थिंक यही ट्रेंड रिपीट हुआ था, अगर मुझे याद है तो। मुझे वो डेजा वू वाली फीलिंग आ रही है धीरे धीरे करके इसकी प्रॉफिटेबिलिटी लौट रही है। Exactly. और आई थिंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो उसमें एक्चुअल दिखाई देगा कि सेकंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर में कितना बेहतर कर पाए हैं। हाँ, एक समय पे ये स्टॉक काफ़ी चलता था, उसके बाद एक जैसा मैंने कहा एक तरीके से भूल गए थे लोग इसको, लेकिन इस महीने इस साल इसने बहुत शानदार एक साल में रिटर्न्स जनरेट किए आपके लिए। 233% रिटर्न्स इसने जनरेट करे हैं। मतलब मैं हैरान था इसका जब ख़राब टाइम आया था, क्योंकि नॉर्मली ये एक ऐसे बिजनेस में है जो हमेशा एवरग्रीन है, चाहे वो स्कूल बस हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे टूरिस्ट वाले जो टेम्पोज जो हो वो हो, उन सब में काम करती है कंपनी। खैर एनीवे, अभी मुनाफा और अच्छा इसकी है। गोरखा तो वैसे भी कमाल कर ही रही है Okay. ऑफ रोडिंग सर्कल्स में। जो थार की कुछ जो खामियां थी पीपल से कि गोरखा में जुड़ गई हैं। Okay. आपको वो ऑफ रोडिंग सर्किट्स में दिखाई देगी, ऐसे रस्तों पर चलते नहीं दिखाई देगी, बट उसकी काफ़ी लोग खूबियाँ गिनाते हैं। अमरीश, ट्रैक करते हैं क्या फोर्स मोटर्स? फोर्स मोटर्स तो श्योरली ट्रैक तो करता हूँ, और जिस हिसाब से इन्होंने इनके टॉप लाइन बढ़ाए हैं करीब 18 मंथ्स से, आई मीन वी आर सीइंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर थिंग्स आर इंप्रूविंग। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ से यदि करेक्शन आता है बिकॉज ऑफ द मार्केट्स, देन आई थिंक इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके गाबा सर, आजकल थार को लेके लोग बहुत गालियां दे रहे हैं इंस्टाग्राम पे और कह रहे हैं इससे अच्छा मैंने कुछ और ले ली होती कार। आपको भी ऐसी फीलिंग आ रही है क्या? गुरखा देख रही है? मैं ये इसने बताया, ये हजदा जी ने बताया, तब से मैं देख रहा हूँ इसको। हजदा अच्छी लग रही है वैसे गाड़ी? बहुत अच्छी लग रही है एक्चुअली। मैंने इनफैक्ट एक बार मैं पुणे जा रही थी तो मुझे तब दिखी थी, एंड आई वाज लाइक दिस इज, अगर गाड़ी एक्चुअली ऑफ रोडिंग के लिए खरीदनी है तो इसका 4x4 वर्जन अच्छा है। ओके गाबा सर, हाँ क्या जी। कुछ प्लान है इसको रिविजिट करने का? नहीं, गोरखा तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है, नो डाउट अबाउट इट, Okay. एब्सोल्युटली, बट आई एम हैप्पी विद थार 4। एक बार फीलिंग आती है, एक बार थार में आप बैठ जाओ तो लगता है तो आप कुछ भी कर लोगे, चाहे वो केपेबल हो ना हो, लेकिन वो फीलिंग आ जाती है ये आप टैंक में बैठे हो। और वैसे ही मैंने काफी यूज किया ऑफ रोडिंग में और अच्छी लगी मुझे, तो आई हैव नो कंप्लेंट्स रियली। Okay. इसलिए नहीं, बायस भी नहीं है, लेकिन गोरखा मैंने ट्राई नहीं की है तो शायद इसलिए बायस हो सकता है। बस दिखने में अच्छी लग रही है हजदा। मैं एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि ये कोई गाड़ी एग्जिस्ट करती है। खैर एनीवे, फोर्स मोटर्स में अच्छे मोमेंटम इस समय, मार्केट में शानदार रिकवरी आ रही है। वैसे शानदार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी फिर एक बार 200 डे मूविंग एवरेज डिफेंड करने को तैयार है। लग रहा है कि फिर से एक बार 200 डे मूविंग एवरेज को सक्सेसफुली डिफेंड किया है। इसके लिए हमेशा क्लोजिंग बेसिस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। क्लोज में ज़रूरी है कि मार्केट उस लेवल को तोड़े, जब तक क्लोज में ना तोड़े तब तक आप वो एक व्यू नहीं ले सकते। खैर अभी भी 1 आवर 15 मिनट्स बाकी हैं, तो देखते हैं। लेकिन रिकवरी आ रही है बैंक निफ्टी में। एक बार देखते हैं एग्जैक्टली कहाँ से रिकवरी आई बैंक निफ्टी में। 2-3 स्टॉक्स एक बार बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं और देखते हैं कहाँ पर इस समय रिकवरी है। आई थिंक खैर रेड में सारे हैं, लेकिन इंटरडे चार्ट्स देख लेते हैं। मेरे ख्याल इंटरडे चार्ट्स ज़्यादा बेटर। एक्सिस बैंक में थोड़ा सा मूव देखने को मिल रहा है, करीब आधे % का मूव आया है अनुज। अब और एक्सिस के साथ साथ आप देखिएगा आईसीआईसीआई में भी थोड़ी थोड़ी निबलिंग शुरू हो गई है। मैं इनफैक्ट जब शो की तैयारी कर रही थी मैं देख रही थी कि कितने बाकी आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक टूटे हैं वर्सेस आपका एचडीएफसी बैंक, तो वहां पर लॉसेस ज्यादा देखने को मिल रहे थे और वहीं पर थोड़ा बहुत रिवर्सल। इनफैक्ट एक्सिस बैंक थोड़ा सा और जोर लगेगा तो पॉजिटिव टेरिटरी में आ सकता है। नो बिल्कुल। और थोड़ी निफ्टी में भी उसकी वजह से हेल्प मिली। वापस हम कोशिश कर रहे हैं वो क्रूशल लेवल्स 10 और 20 डे में रिक्लेम करने की, लेकिन मिड कैप में खैर अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर है। कुछ और स्टॉक्स लेकर आते हैं जहां इस समय मोमेंटम ठीक ठाक बन रहा है। एक बार आयशर मोटर्स लेकर आइए। इंटरडे में आयशर मोटर्स में अच्छा मोमेंटम। आयशर के शायद कल नंबर्स आने हैं, उससे पहले यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम है। और अगर आप F&O स्टॉक्स की बात करेंगे तो वहाँ पर कुछ स्टॉक्स, अच्छा भारत फोर्ज की कमेंट्री आई थी, आई थिंक वो मार्केट को शायद पसंद नहीं आई। 8% स्टॉक नीचे है भारत फोर्ज का। देखिए एकदम से स्टॉक स्लाइड हुआ 8%, भारत फोर्ज गिरता हुआ। अमरीश, गुड आफ्टरनून, कोई व्यू आपका भारत फोर्ज पर? भारत फोर्स पे मैं बोलूंगा कि ये मैनेजमेंट कमेंट्री क्योंकि थोड़ी बहुत नेगेटिव आई है, आई थिंक इट्स अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग देखेंगे, आई मीन द क्लास 8 ट्रक्स का जो डिमांड आने वाला है आगे जाके भी, एंड एट द सेम टाइम जो डिफेंस ऑर्डर्स इनके पास है, आई थिंक ऑल दैट शुड प्ले आउट इन द नेक्स्ट 2 to 3 years। तो मैं बोलूंगा कि
like in fact if we see another 4-5% fall यहाँ से तो surely लेना चाहिए। मैं देख रहा था कुछ और रीजंस हैं क्या जो भारत फूड गिरा अपार्ट फ्रॉम नंबर्स और कमेंट्री, लेकिन खैर स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट है इस समय। और आई थिंक वो स्टेटमेंट जो है वो अभी अभी कुछ टाइम पहले 2:07 पर आई थी, उसके बाद ही ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ। और मैं थोड़ा सा देख रहा था, हाँ वो पूरी की पूरी उन्होंने मैनेजमेंट कमेंट्री जो है बाबा कल्याणी की, हाँ ये देखिए क्या कह रहे हैं ये, वी एक्सपेक्ट द ग्रोथ मोमेंटम मॉडरेट इन बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट अक्रॉस इंडस्ट्रीज। ये एक स्टेटमेंट थी, बस ये काफ़ी था। लुकिंग अहेड ये जो है इसकी वजह से भारत फौज में जो है इस तरीके की एक डिक्लाइन आई। और ये देखिए स्टॉक इस समय गावा सर टेक्निकली आप ट्रैक करते हैं स्टॉक को, भारत फौज क्या व्यू रहेगा? इनफैक्ट मुझे भारत फौज अच्छा लग रहा था, लेकिन जो पैटर्न बना है उसके हिसाब से जो आज का बार बना है, इट हैज टेकन केयर ऑफ 7 और 8 बार्स, उसको एंगल्फ कर लिया है। तो बेरिश पैटर्न है, ट्रेड कर रहा है 1214 पर। पॉसिबल है कि लो लेवल देखे शायद 1000 के आसपास, 1050 के आसपास जाने की संभावना है तो वीक शॉट, और लगता है वहां स्लाइड होने की संभावना पूरी है भारत फौज। अगर किसी को अब भी शॉर्ट करना है कर सकते हैं, 1260 का स्टॉप अगर चले तो मेरे ख्याल से पैसा बनता है ऑन द डाउन साइड भारत फौज। ओके, ये फिलहाल आपके लिए भारत फौज जो भारी पड़ रहा है वो स्टेटमेंट। 8% का नुकसान, 1210 के आसपास इस समय ट्रेड आता हुआ। अमरीश, ये इनफैक्ट एक ऑटो एंसिलरी की तरफ से अपडेट है, और यही अगर बाकी पियर्स की तरफ से भी इंफॉर्मेशन आती है ऐसी, तो मामला फिर गड़बड़ा सकता है। Absolutely, I think for a quarter or two, though, surely, I mean, we could see some sort of, lower volumes and lower demand. पर we should remember कि last इतने महीनों से, last 6 to 8 quarters हमने देखा कि quarter on quarter, I mean, the demand has been increasing. तो somewhere जाके, I think, I mean, it had to flatten out. तो वो हम लोग अभी देख रहे हैं। पर मैं बोलूँगा that over the next 2 quarters, I think it will be a buying opportunity. जिसको भी लेना है, जिन्होंने मिस किया है last 1 साल में, I think it's a buying opportunity over the next 1 or 2 quarters. बाइंग अपॉर्चुनिटी ओवर द नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स, लेकिन नीचे आने दे, उसके बाद दरअसल वो ट्रेड ले। क्लियरली वो कमेंट्री अच्छी नहीं है। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट दोनों में दरअसल बाबा कल्याणी कह रहे हैं कि थोड़े से चैलेंजेस दिख सकते हैं, जो Q4 में ही नहीं दिखाई देंगे, वो FY25 तक जारी रह सकते हैं। इसीलिए वो स्टॉक भी सीधे टूटता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। वो इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी जो इनकी तरफ से बयान आए हैं। लेकिन 1-2 इंटरेस्टिंग ट्रेड्स जो तेज़ी की तरफ बने हैं आज, वो आपके सामने पेश करते हैं। क्लियरली फार्मा कंपनियां, दवा का साथ मिल रहा है मार्केट को, भले ही ज़्यादा यहाँ पर इंडेक्स पर इम्पैक्ट ना हो, लेकिन जाइडस लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो थोड़े से जमे हैं। नीलेश जैन, जाइडस में क्या इस समय कोई ताज़ा ट्रेड लिया जाए? 861 के लेवल्स हैं स्टॉक में, टॉप गेनर। बिल्कुल अर्षदा जी, देखिए दोनों ही स्टॉक डॉक्टर रेड्डी और जाइडस लाइफ में ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है और करंटली अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड हो रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए मैं कहूँगा। हालांकि प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन जरूर देखने को मिल रहा है, बट जाइडस लाइफ को अगर फ्रेश खरीदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना है, तब यहाँ पे 840 के आसपास आइडियल बाइंग रेंज होनी चाहिए और 820 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। उसके बाद टारगेट जो निकल के आ रहे हैं होंगे 880 to 900 के। स्ट्रक्चर नो डाउट पॉजिटिव है, बट रिस्क एंड रिवॉर्ड इन लेवलों पर फेवरेबल नहीं है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग है तो बने रह सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी भी चार्ट पे काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अपसाइड ओपन है 6450 एंड 6500 तक की, और यहाँ पर करंट लेवल पर लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 6250 का। ओके, तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज में दिख रही है, और साथ ही साथ जाइडस में एक और ट्रेड जो थोड़ा सा मंजा हुआ है तेजी की तरफ, एस्ट्रल। शिल्पा जी, नजर गई आपकी, यहाँ पर करीब 6% का OI एडिशन है, कोई ट्रेड लेंगी आप? हर्षदा जी, अबाउट एस्ट्रल राइट? जी, एस्ट्रल यस, अगर देखेंगे तो अच्छा तो है, लेकिन 1940 के जोन्स पे फ्यूचर्स में के लेवल की मैं बात कर रही हूँ, एक रेजिस्टेंस है। अगर ये 1940 के ऊपर सस्टेन करता है देन इट बिकम्स अ गुड बाय, अदरवाइज थोड़ा सा अभी यहाँ पे मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा इस पर्टिकुलर ट्रेड भी। लेकिन ऐसे कुछ एबरेशंस आए हैं जहाँ पर कुछ स्टॉक्स में तेज़ी बन रही है। अमरीश, मैं आपसे समझना चाहूँगी, ये आपके फार्मा काउंटर्स में जो सपोर्ट मिला, आपका वो जो
मिड कैप आईटी और आईटी काउंटर्स में सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पर अब फिर से पोजीशंस हाई बीटा से निकलकर शिफ्ट करने का सही समय है या फिर आप थोड़ा सा संभल कर चलेंगे? अभी देखिए, यदि व्यू है कि मार्केट्स यहाँ से और भी करेक्ट करेगा, तो श्योरली फार्मा और आईटी दोनों करेक्ट करेंगे यहाँ से, पर पॉसिबली देखो आई मीन आउट परफॉर्म द मार्केट। पर आई मीन इन अ सिचुएशन लाइक दिस मैं बोलूंगा इट्स बेटर टू स्टे अ बिट ऑन कैश than to invest in IT or a pharma. I mean, just from a hedge perspective, क्योंकि like in case the markets break करीब 21,400 levels यदि break करता है, तो I think we can see a much sharper fall. तो तब तक मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए, उसके बाद ही डिसाइड करना चाहिए whether you should be buying or not. ओके, थोड़ा सा संभल कर चले, इस समय नहीं। मानस, आपका ट्रेड इन बिग बॉय निफ्टी काउंटर्स, निफ्टी आईटी काउंटर्स में क्या रहेगा, क्योंकि आज मार्केट थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए, अगर हमें आईटी में लार्ज कैप स्टॉक्स में प्ले करना होगा तो मेरे ख्याल से विप्रो एक बहुत ही बढ़िया पिक हो सकता है। अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, करेक्शन पे 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट लेता है। आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो पोजिशनल बेसिस पे आई थिंक यहाँ पर 496 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लीजिए। उम्मीद कर सकते हैं कि जो पिछला हाई 522 है तो स्टॉक उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये एक विप्रो में शायद एक ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे। राजेश सातपुते जी, आप इस समय तेजी के आइडियाज ढूंढ रहे हैं या मंदी के? कुछ मिला नया ताजा? हर्षदा जी, देखिए सेक्टर बहुत क्लियर है। अगर आपको तेजी करना है तो आईटी देखना है या फार्मा देखना है, और बाकी जगह जो सेक्टर्स है वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हो। उसमें से एक बैंकिंग, पीएसयू बैंकिंग अच्छा चल रहा है, तो अगर लॉन्ग करना है तो तेजी की तरफ मैं आईटी को झुकाव देता हूं। लेकिन एक बात मैं आज मानता हूं, एटलीस्ट फॉर द डे, जो सुबह का मूव हुआ था हर्षदा जी, उसके बाद हमें एक सब्सटेंशियल मूव कहीं मिला नहीं है। प्रोबेबली रेंज बाउंड 10-15 रुपए का मूव मिल रहा है, तो आज थोड़ा मुझे लगता है कॉशियस रहने का दिन है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव मिल रहा है, वहां पे थोड़ा थोड़ा ठीक है, हमें गेन मिल रहा है आधा टक्के का, 1% का, लेकिन उससे ज्यादा आज यहाँ पे सब्सटेंशियल मूव नहीं मिल रहा है। ओके, भारत फौज में अब 10% का सर्किट लग गया है भाजपा, वो एक स्टेटमेंट के बाद, और इसीलिए मैं थोड़ा सा ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको थोड़ा हमने बेटर ट्रीट किया होता। खैर एनीवे 10% का डाउन सर्किट यहाँ पर, और जो स्टेटमेंट एक ही स्टेटमेंट है वही काफ़ी है क्योंकि बाबा कल्याणी की तरफ से आई है, और बाबा कल्याणी नॉर्मली काफ़ी वैसे बुलिश होते हैं। तो जब अगर बाबा कल्याणी जैसे आदमी ये बोल रहे हैं कि नहीं हमको जो मोमेंटम है वो स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है, तो वो अपने आप में एक बड़ा नेगेटिव है। इसकी वजह से ये स्टॉक में एक गिरावट आई। हालांकि मैं ये जरूर कहूँगा कि आज चूंकि मार्केट का भी मोमेंटम खराब है, इसके लिए शायद वो 10% गिर गया। अगर कोई और दिन होता तो शायद स्टॉक इतना नहीं गिरता, लेकिन क्योंकि आज मार्केट का मोमेंटम इतना खराब है, उसमें आप किसी भी नेगेटिव स्टेटमेंट को लैच ऑन करेंगे, वो आज मार्केट ने किया है। क्योंकि मार्केट को ये लगा कि उन्होंने कहा कि नहीं हमारा मॉडरेट हो जाएगा, उन्होंने ये भी कहा कि हम इंडस्ट्री से बेटर ग्रो करेंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सिर्फ इस स्टेटमेंट पर मार्केट ने लैच ऑन किया, और ऑब्वियसली नंबर्स भी खराब थे, तो इसकी वजह से ये स्टॉक अब 10% के टेम्परेरी फ्रीज पर इस समय। तो ये फिलहाल एक दबाव के घेरे में आता हुआ। शिल्पा जी, कोई फ्रेश ट्रेड फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस के जरिए जो भारत फौज में लिया जा सकता है? हर्षदा जी, इतना गिर गया है। एक्चुअली जब शो स्टार्ट हो रहा था तब मैं देख रही थी उसमें सेल लिया जा सकता था, उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा था ऑन दी सेलिंग साइड, बट अभी के लिए तो इमीडिएट बेसिस में आई विल नॉट सजेस्ट, क्योंकि यहाँ पे सब ये 1200 जोन थोड़ा क्रिटिकल है। यहाँ पे अगर बाउंस भी आ जाएगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग का आ जाएगा, तो विल अवॉइड। ओके, तो अगर आपने अब तक नहीं बेचा है तो इसमें बिल्कुल ना पड़े, थोड़ा सा संभलने दे, फिर देखते हैं फ्रेश पोजीशंस यहाँ पर कट रही है या नहीं। फिलहाल तो 10% के फ्रीज पर ये स्टॉक आता हुआ भारत फौज, जहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि ग्रोथ मोमेंटम थोड़ा सा धीमा पड़ सकता है डोमेस्टिक और साथ ही साथ एक्सपोर्ट मार्केट में और अक्रॉस इंडस्ट्रीज। सिर्फ ऑटो एंसिलरीज की नहीं बात कर रहे हैं। भारत फौज हम सब जानते हैं क्लास 8 ट्रक्स बेचती है, ऑटो एंसिलरी बनाती है, डिफेंस का इक्विपमेंट बनाती है, तो अक्रॉस इंडस्ट्रीज उनका मानना है कि थोड़ी सी धीमीपन देखने को मिल सकती है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी उम्मीद है और इनकी कोशिश रहेगी, रादर नॉट उम्मीद, इनकी कोशिश रहेगी कि ये मार्केट के को थोड़ा सा आउट परफॉर्म करे, तो ओवरऑल एनवायरनमेंट थोड़ा सा फीका पड़ सकता है, ये उनकी तरफ से फिलहाल स्टेटमेंट आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडिगो पेंट्स की बात करते हैं। नतीजे यहाँ पर कंपनी ने शानदार और ज़ोरदार परफॉर्मेंस पेश किया है। मुनाफा 43% बढ़ा है, आय में करीब 26% तक की बढ़ोतरी रही, मार्जिन 3% बढ़कर आए हैं।
रेवेन्यू के मामले में आप गौर करें तो इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर रही है कंपनी। अब वॉल्यूम्स की स्थिति कैसी रही, किन मार्केट्स में ज़्यादा इनके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, इस सब पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हेमंत जालान जुड़ गए हैं। हेमंत जी, स्वागत है आपका। पहले तो अगर हमें वॉल्यूम पिक्चर का अंदाज़ा दे सके और साथ ही साथ किन मार्केट्स में सबसे ज़्यादा डिमांड देखने को मिली है, क्योंकि आपके पीयर्स में आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। जहां तक वॉल्यूम की बात आती है तो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं इस त्रिमाही को पिछले साल के सेम Q3 त्रिमाही से, तो पिछले एक साल में कोई ज़्यादा प्राइसिंग में परिवर्तन नहीं आया है, ना तो कोई प्राइसिंग बढ़ी है ना कोई खास घटी है। तो इसलिए वॉल्यूम एंड वैल्यू ग्रोथ करीब करीब बराबर में ही है। हम लोग ने डिस्क्लोज किया है अलग अलग सेगमेंट्स के पेंट्स के, इमल्शंस का अलग, पुट्टी का अलग, सॉल्वेंट बेस्ड पेंट्स एनामल्स वगैरह का अलग से, और डिस्टेम्पर्स एंड प्राइमर्स का अलग से। तो इमल्शन सेगमेंट में वॉल्यूम की ग्रोथ करीब 14-15% के लगभग है, और बाकी कईयों में तो 30% से भी ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ है। तो ओवरऑल एक वॉल्यूम ग्रोथ पेंट सेक्टर में नापना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज 20 रुपए किलो की भी चीज़ हम लोग बेचते हैं, 400 रुपया लीटर की भी चीज़ बेचते हैं। बट अगर इंडिविजुअल सेगमेंट्स को देखें तो वैल्यू ग्रोथ और वॉल्यूम ग्रोथ लगभग एक समान है। और जहां तक आपने पूछा किस क्षेत्र में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, तो नॉर्थ इंडिया में हम लोग की ग्रोथ जरूरत से ज्यादा हुई है। ऐसे ग्रोथ अच्छी रही है चारों कोने में, ईस्ट में भी, साउथ में भी, वेस्ट में भी और नॉर्थ में भी। तो ऐसा कोई रीजन नहीं है जिसके कारण नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। समांतर पूरे भारतवर्ष में अगर देखें तो हमारी ग्रोथ इंडस्ट्री के मुकाबले बहुत अच्छी रही है, और उम्मीद करता हूं कि ये जो दायरा है हमारे ग्रोथ में और इंडस्ट्री के ग्रोथ में, ये आगे वाले क्वार्टर्स में भी बना रहेगा। हेमंत जी, गुड आफ्टरनून। मार्केट शेयर आपका, अगेन अब ऑब्वियसली आप इतने सेगमेंट्स में डील करते हैं, लेकिन अगर पेंट सेगमेंट की बात करें, डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट की, वहाँ किस तरीके का मार्केट शेयर रहा और कहाँ तक ले जाने की उम्मीद है? देखिए, पेंट सेगमेंट जो है, डेकोरेटिव पेंट, करीब 60,000 करोड़ का मार्केट है। तो इस साल मेरे समझ में हमारी मार्केट शेयर करीब 2.5% के लगभग है, 2.5 और 3 के बीच में आप कह सकते हैं। लगभग यही मार्केट शेयर इंडिगो पेंट्स का है। गोइंग फॉरवर्ड, ये जो एज आपने अपने पीयर्स के सामने ले रखा है, इसको और कितना वाइडन कर सकते हैं मार्केट शेयर को, और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? क्या एडवर्टाइजिंग पर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाएंगे? जलान साहब, क्या प्लान है कंपनी का? एडवर्टाइजिंग तो हमारी पहले से ही बहुत हाई लेवल पर चल रही थी, और उसी को हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और करते जा रहे हैं हर साल। एडवर्टाइजिंग बढ़ाने से बहुत ज़्यादा इजाफा हो सेल्स में, ये मैं नहीं मानता हूँ, और बहुत कुछ करना पड़ता है। पहले हम लोग के जो पहले 20-21 साल थे जर्नी के, उसमें हम लोग ने ज़्यादा छोटे शहरों पर फोकस किया था। पिछले 2 साल से हमारा जो अटेंशन है वो बड़े शहरों के तरफ गया है। तो बड़े शहरों के अंदर में अपना नेटवर्क बढ़ाना, अपना टिंटिंग मशीन बढ़ाना, और काउंटर्स के साथ साथ होलसेलर्स पर भी ध्यान देना, ये 3 चीज हम लोग करते आ रहे हैं। और इसी के कारण आप तीनों क्वार्टर्स में देखिएगा, इस साल हम लोग की टॉप लाइन ग्रोथ इंडस्ट्री से 3 गुना से 5 गुना रही है, और मेरा विश्वास है कि ये जो दायरा है ये बना रहेगा आगे वाले क्वार्टर्स में। सर, आप लोग कुछ कैपेसिटी भी बढ़ा रहे थे, मेरे ख्याल में जोधपुर में एक नई कैपेसिटी आ रही है, ये कब तक फुल फ्लेजेडली काम करना शुरू करेगी, और वहाँ से जो नए प्लांट्स आपके आ रहे हैं या कैपेसिटी बढ़ रही है, वो कितना कंट्रीब्यूट करने वाला है रेवेन्यू को? देखिए, कैपेसिटी पेंट सेक्टर में हम लोग जब बढ़ाते हैं, जब लगता है कि अगले साल, 1.5 साल या 2 साल के अंदर में कोई बॉटलनेक आने वाली है, तो कैपेसिटी बढ़ाने से उसका कोई तुरंत सेल्स के ऊपर में रिफ्लेक्शन आना ऐसा नहीं होता है। हम लोग ने अभी एक बहुत बड़ा नया प्लांट कमीशन किया है सितंबर में ही, 5 महीने पहले, तमिलनाडु के अंदर में। और जोधपुर के अंदर में हम लोग एक नया प्लांट लगा रहे हैं,
जिससे हमारी जोधपुर की उत्पादक क्षमता भी बढ़ेगी और बहुत मॉडर्नाइजेशन और ऑटोमेशन भी होगा। इसे पूरा करने में मैं समझता हूं कि मार्च 2025 तक ये कार्यरत स्थिति में आ जाएगी जोधपुर की प्लांट। बाकी हमारे जो सॉल्वेंट बेस्ड पेंट्स हैं जो अभी सिर्फ तमिलनाडु में बनता है, उसका भी एक प्लांट जोधपुर में हम लगा रहे हैं, जो कि वो भी मैं समझता हूं कि मार्च 2025 तक कार्यरत हो जाएगा। तो इन सब से थोड़े एडवांटेजेस मिलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में, फ्रेट कॉस्ट के अंदर में, और जहां हम लोग फील करते हैं जिस सेक्टर्स में कि और 1-2 साल के अंदर में हम लोग को कोई कैपेसिटी बॉटलनेक आने वाली है, वो बॉटलनेक आने के करीब 1.5 साल पहले हम लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन कर देते हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए। ये बात हुई इंडिगो पेंट्स की। अब बात करते हैं मार्केट में जो आज PSU कंपनीज का हाल है उस पर। कई महीनों की बड़ी रैली पर एक ब्रेक लगा है। कई फैंसी स्टॉक्स 20 से 30% गिर चुके हैं। सुमित के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि कहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है पिछले कुछ दिनों में। सुमित। तो PSU शेयरों में ऊपरी स्तरों से बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है और अलग अलग सेक्टर जहां पर एक जबरदस्त तेजी हम देख चुके हैं, उसके बाद मुनाफा वसूली और एक लंबे अंतराल की तेजी के बाद मुनाफा वसूली आते हुए दिखाई पड़ रही है। कुछ कंपनियों के वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो चुके हैं जिसकी वजह से बिकवाली है। कुछ कंपनियों के तिमाही आधार पर जो नंबर से थोड़े वीक आए हैं, कुछ कंपनियों ने अपने आउटलुक को भी घटाया है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा है। अलग अलग सेक्टर में शेयरों में तेज बिकवाली आई है, लेकिन ओवरऑल करीब करीब 70 कंपनियों की जो मार्केट कैप हम ट्रैक करते हैं, रफली 62-62.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की वो मार्केट कैप थी, जो अब घटकर 56 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई, यानी कि 10-10.5% का डिक्लाइन आया है। डिक्लाइन आया कहां से है? पहले रेलवे शेयर RVNL 31% अपने ऊपरी स्तर टूट चुका, BEML 27%, इरकॉन 26%, IRCTC 13% और राइट्स करीब करीब 11% के आसपास बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा पावर शेयरों में SJVN 33% हायर लेवल से टूट चुका है, NHPC 25%, PFC 13%, REC 13% के आसपास बिकवाली यहां पर भी हम देख चुके हैं। डिफेंस, ये कुछ और नाम जहां पे मिश्र धातु करीब 24% नीचे, गार्डन रीच 17% आ चुका है नीचे, कोचिन शिपयार्ड 12% टूट चुका है और भारत डायनामिक्स करीब करीब 12% के आसपास बिकवाली हाई लेवल से यहां पर भी हम आते हुए देख चुके हैं। कुछ और PSUs में NBCC 25% के आसपास बिकवाली, SCI करीब 25% टूटा, EIL 25% टूट चुका, GMDC करीब करीब 22% के आसपास बिकवाली दिखा चुका, NFL 22%, आयरेडा हाल फिलहाल के एक स्टार परफॉर्मर 20% नीचे और हुडको 20% के आसपास तेजी यहां पर भी हायर लेवल से देखने को मिल चुकी है। तो PSUs में स्लोली एंड स्टेडली हायर लेवल से थोड़ी बहुत सेल ऑफ हमने जरूर आते हुए देखी है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए वो सभी काउंटर्स एक तरफा तेजी में थे पहले, लेकिन अब सीधे वो सांप सीढ़ी की तरह नीचे उतर रहे हैं। अमरीश, यहाँ पर इतना एक्सूबरेंस था तो करेक्शन आना जायज़ था, लेकिन अब आपकी पोजीशनिंग क्या रहेगी? इस डिप का फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि भर भर के पैसा आया है, चाहे वो फंड्स के ज़रिए हो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ज़रिए हो या फिर आपके आम निवेशक के ज़रिए? मैं तो बोलूंगा अभी भी ये सब स्टॉक्स काफी एक्सपेंसिव है। जो स्टॉक आई मीन फॉर एग्जांपल आई जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ IRFC, जो आई मीन जहां पे मेरा टारगेट प्राइस था करीब 36 का, करीब आई एम टॉकिंग अबाउट 12 to 18 months बैक, और बेस्ट टू बेस्ट जो मेरा टारगेट प्राइस बन सकता था 50 का था। पर आई मीन लाइक वी एग्जिटेड द कंप्लीट पोजीशन एट क्लोजर टू अबाउट 100, जो हम लोग को लगा था कि काफी एक्सपेंसिव हो चुका है। पर वहां से भी हम लोग देखा कि इट्स गॉट टू क्लोज टू नियरली 200 रुपीज। आई मीन आई थिंक 190 का टॉप था। आई मीन द मार्केट कैप IRFC का जो एक बोरिंग बिजनेस में है, करीब 35 to 40 बेसिस पॉइंट्स का उनको फायदा होता है, आई मीन फ्रॉम बोरोइंग एंड लेंडिंग। I mean, this stock जो करीब I think it became a like nearly a 8 or 9 bagger, totally unjustified है। करीब 145 या 150 employees हैं, और I mean if this stock had gone to about 230, 240, उसका जो market cap would have been higher than Kotak। तो I mean this is unimaginable। और जो हम लोगों ने market cap देखा था, that was higher than Coal India, it was higher than IOC और HPCL both put together। So there is no way, I mean, one could have justified those levels, पर I think craziness था market में, momentum था। But then a stock like this, unless ये आता है करीब 70 to 80, तो up to those levels I not even look at it। So I think we can draw a similar thing across all these railway stocks, especially the PSU railway stocks जो बड़े हैं। I think they need to correct much more।
ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलेगा, तो अगर आप पैसे लगाने की होड़ में थे थोड़ा सा रुक जाइए। अच्छा, जो हम चीज़ मेंशन कर रहे थे, नंबर्स पर भी कंपनियां खरी नहीं उतर रही हैं, तो एनएचपीसी एक और केस है। एनएचपीसी एसजेवीएन की तरह भी आसमान छू रहा था। यहाँ पर आप बिट्टा देखिए, 1475 था Q2 में, ये घटकर आ गया है करीब 1440 करोड़, 440 करोड़, आई बेग योर पार्डन। नहीं सॉरी, मैंने 400 पढ़ा था। नहीं, 438 करोड़। 438 ना, 438 करोड़, 1475 करोड़ से घटकर 438 करोड़ जो हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और आय में भी गिरावट है, मुनाफे में भी गिरावट है। हाँ, प्रॉफिट 782 था, वहाँ से 546 पर आया। अगेन ये एबिटा चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि एबिटा मतलब नेट प्रॉफिट से कम है, वो मतलब नॉर्मली नहीं होता है, तो उसको देख लेते हैं। लेकिन खैर सफाइस टू से कि नंबर्स तो खराब हैं इन कंपनियों के, और उसकी वजह से दिक्कत तो आ ही रही है पीएसयू जी हाँ, क्लियरली। और शायद ये सिलसिला बिकवाली का बरकरार रहेगा। लेकिन जिस तरह का एक्शन देखिए मार्केट में उथल पुथल का उभर कर आ रहा है, तो ऐसे में आपको मार्केट को समझने की और ज़रूरत होती है, और वही CNBC आवाज़ का ये मंच आपको करने का मौका दे रहा था। ट्रेडर्स को एजुकेट करने वाली हमारी पहल, जिसका सीज़न 2 FNO गुरुकुल का जो सीज़न 2 हमने लॉन्च किया, उसको एक बहुत ही शानदार रिस्पांस मिला। तो थैंक यू टू ऑल हु पार्टिसिपेटेड। और ऑफ कोर्स आपको इस मंच पर कई सारे जाने माने लोग दिखे जो इस पूरे स्पेस को समझते हैं और आपको वो समझाने के लिए सामने आए। तो कई सारे ट्रेडिंग के गुण आपको सीखने को मिले हैं। इसकी एक मिसाल आज दरअसल सास बहू सेंसेक्स में भी देखने को मिली। बैंगलोर से दरअसल एक गेस्ट हमारे साथ जुड़ी, लक्ष्मी राघवन। उन्होंने दरअसल इस पर्टिकुलर एपिसोड के साथ पार्टिसिपेट किया था। इनफैक्ट दोनों सीजन्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उनका एक्सपीरियंस क्या था, पहले ये मैं आपको सुनाती हूँ। मैं अनुज जी को बहुत फॉलो करती हूँ, एंड मैंने F&O गुरुकुल भी दोनों सेशंस अटेंड किए, जो अक्टूबर में हुआ और कल और परसों हुआ। तो बहुत सीखने को मिला, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करना है। और अनुज जी के कारण मैं F&O में घुसी, और नवंबर दिसंबर में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया मैंने। एंड कुछ गलतियां की जनवरी में, फिर से F&O में थोड़ा गवाया भी, बट उससे सीखने को बहुत मिला। अभी F&O के क्लिपिंग्स बहुत है मेरे पास, तो मैं रिपीटेडली देखती रहती हूँ उसको और सीखती रहती हूँ। और वही CNBC का एंटायर टीम जो आपने सुबह बोला कि भरोसे का नाम अगला CNBC आवाज, तो पूरा दिन वही करती हूँ। हर्षदा, अच्छा लगता है ये जब इस तरीके का एक कॉन्फिडेंस मिलता है इससे कि जो हमने डिस्कस किया था इस बार, मतलब जो F&O गुरुकुल है वो लिटरली देश के कोने कोने तक पहुंचा। मतलब बड़े शहरों की तो खैर आप बात छोड़ दीजिए, लिटरली छोटे से छोटे कस्बे, छोटे से छोटे गाँव से हमारे साथ लोग जुड़े, और मुझे खुशी हुई कि लोगों को अच्छा लगा, और इससे लोगों की ट्रेडिंग में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया। यही हमारा एंडीवर था, और उस चीज़ से मुझे थोड़ी सी खुशी हुई। एक चीज़ अच्छी है अनुज, क्योंकि हम सब जानते हैं कि F&O में ट्रेड करने में सबसे ज़्यादा जोखिम होता है, और उसी को लोग दरअसल सीखना चाहते हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हम एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, मैं जब ऊपर सुबह में भी हमारे प्रोड्यूसर से बात कर रही थी, जैसे ये मैडम भी थी लक्ष्मी जी, कि ये दूसरी दफ़ा पार्टिसिपेट किया। तो ऐसा नहीं कि एक बार ठीक है हमें आ गया हम कर लेंगे, तो लर्निंग की जो इच्छा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, देखिए इस समय देश में थोड़ी इक्विटी कल्ट है और सीखने की भूख है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये मुझे खैर काफ़ी अच्छा लगा। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया F&O गुरुकुल में जुड़ने के लिए। और इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम नॉर्मली भी डिस्कस करेंगे आगे जाते हुए। लेकिन एक काम करते हैं, आप वापस न्यूज़ पर आते हैं, और अगले 2 दिनों में MSCI पर काफ़ी फोकस रहने वाला है। MSCI कुछ बदलावों का ऐलान करेगी, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो हिस्ट्री में पहली बार होने जा रहे हैं, और इसमें काफ़ी कुछ शायद PSU तड़का फिर से। तो यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं क्या आने वाला है। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है अनुज और हर्षदा के सारे के सारे जो इंक्लूजन कैंडिडेट्स है फेब रिव्यू के सारे PSUs हैं। तो जो हाईएस्ट लाइक्लीहुड है ये PSUs की है, जिसके कारण आपको दिखेगा कि ज़्यादातर जो स्टॉक्स जो क्वालिफाई होते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मैं बॉर्डरलाइन कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं नुआमा के हिसाब से सारे के सारे PSUs हैं। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। आज रात को वो लिस्ट आएगी जो कल सुबह आपको पता चलेगी,
और 29 फरवरी यानी मंथ एंड में ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए स्टॉक्स कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो NMDC, पंजाब नेशनल बैंक, BHEL और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये जो वो 4 नाम है ये मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट से इंक्लूजन होने के लिए। और अगर हम औसतन बाइंग की बात करें तो कहीं ना कहीं 180 से 220 मिलियन डॉलर्स के आसपास की बाइंग आती हुई दिखाई पड़ेगी। और NHPC अगर ये कैंडिडेट इंक्लूड हो गया, क्योंकि ये कट ऑफ प्राइस जब तय किया जा रहा था तभी ये क्वालिफाई हुआ था जस्ट, तो ये एक बॉर्डरलाइन कैंडिडेट है। इसके अलावा अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, ये ग्लोबल इंडेक्स की बात हुई, स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो कौन से इंक्लूजन हो सकते हैं? इरेडा, सेलो, होनासा कंज्यूमर, JP एसोसिएट्स, RR केबल और सिग्नेचर ग्लोबल। तो ये जो नए IPOs हैं यहाँ छोटे छोटे आपको फ्लोज आते हुए दिखाई पड़ेंगे 5 से 10 मिलियन डॉलर्स के आसपास, यानी बहुत ही छोटी क्वांटिटी में यहाँ आपको खरीदारी दिखेगी 40 से 50 करोड़ रुपए के आसपास। और आखिर में जो एक्सक्लूजन है इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, प्रेस्टीज एस्टेट्स, GMR एयरपोर्ट्स, RVNL और प्रीवी स्पेशलिटी। लेकिन ये 2 स्टॉक्स नजर रखिए, प्रेस्टीज एस्टेट्स और GMR एयरपोर्ट्स, ये स्मॉल कैप इंडेक्स से डिलीट हो रहे हैं और अगर यहां से दाम बढ़े तो अगले रिव्यू में शायद ये लार्ज कैप के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे जहां बड़ा बाय फ्लो दिखेगा। तो ये एक टेक्निकल सेलिंग पॉइंट है जिसके कारण प्रेस्टीज एस्टेट्स और GMR एयरपोर्ट्स शायद आपको बाहर निकलते हुए दिखाई पड़े स्मॉल कैप इंडेक्स में से। ओके, तो ये कुछ इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स की बात यतिन ने की है, लेकिन बड़ा मज़ा आएगा देखने के लिए कि अब MSCI में भी ऑफ कोर्स सरकारी कंपनियां आएंगी। अच्छा, उसमें से 1-2 नाम जो थोड़े से ट्रेडर्स के फेवरेट रहे हैं, मानस भेल स्पेशली, क्या अपॉर्चुनिटी है डिप पर कुछ खरीदने की या फिर आप थोड़ा सा और नीचे देखना चाहेंगे स्टॉक को? मैं थोड़ा सा वेट करूंगा हर्षिता जी, क्योंकि देखिए काफी समय के बाद PSU स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। BHEL अपने 20-डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है और अगर ये 217 रुपए के नीचे फिसलेगा तो आपको कम से कम 12-13 रुपए का डाउन साइड और देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करें तो बेहतर रहेगा। 207-208 के आसपास अगर स्टॉक सपोर्ट लेगा, वहां पर कोई रिवर्सल के साइन देखने को मिलेंगे तभी खरीदारी करेंगे, और या तो करेक्शन देखने को ना मिले और 230 रुपए के ऊपर स्टॉक चला जाए तब एग्रेसिव होकर खरीदारी की जा सकती है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आपको 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं। सस्ता ऑप्शन आज हम शिल्पा जी से लेंगे। FNO सुपरस्टार के लिए राजेश पालविया जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। चार्ट का चमत्कार मानस जायसवाल से और मिड कैप फंडा के लिए अमरीश बलीगा हमारे साथ जुड़ेंगे। राजेश पालविया जी, गुड आफ्टरनून, आपको आ रहे हैं आपके पास, लेकिन पहले शिल्पा जी, सस्ता ऑप्शन ट्रेड। अनुज जी, मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा रिलायंस। मुझे लगता है अगर कोई भी अभी बाउंस बैक आएगा तो उसमें रिलायंस होना चाहिए द लीडर अभी के लिए, और सेव भी कर सकता है मार्केट को। तो यहाँ पे 2940 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 51-52 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 40 का स्टॉप लॉस रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो 63 का रहेगा, देन 68, देन 75, 3 टारगेट्स विद स्टॉप लॉस ऑफ 40। ओके, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड इस समय 2940 का कॉल सजाया है। राजेश पालविया जी, बताइए आपका ट्रेड। तो जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है अपोलो हॉस्पिटल हेल्थ केयर। फार्मा हेल्थ केयर में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ। आज भी देखे तो अपोलो हॉस्पिटल में लॉन्ग बिल्टअप पर देखने को मिला, अराउंड 6% के आसपास ओपन इंटरेस्ट एड होते हुए दिखे। जिस तरीके से एक अप ट्रेंड में यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी हुई है, हमें लगता है अपोलो हॉस्पिटल मोमेंटम कैरी करते हुए दिखेगा। 6690, 6720 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 6585 के आसपास। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स ये हो गई राजेश पालविया की पिक। मानस, चार्ट का चमत्कार। देखिए चार्ट का चमत्कार तो एस्ट्रल होगा, क्योंकि एक वीक मार्केट में भी स्टॉक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। तो एस्ट्रल में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पोजिशनल ट्रेड होगा ये। 1890 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1890 के स्टॉप लॉस से आप एस्ट्रल में खरीदारी कर सकते हैं। 2020 तक के टारगेट आपको पोजिशनल बेसिस पे एस्ट्रल में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो एस्ट्रल इसकी हम चर्चा कुछ देर पहले कर रहे थे। मानस को लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी है खरीदने की। अमरीश, मिड कैप फंडा। इनफैक्ट मेरा यहाँ पे पिक है देवयानी इंटरनेशनल। काफी अच्छा करेक्ट किया पोस्ट अर्निंग्स, पर इफ यू लुक एट द QSR इंडस्ट्री, इनके पास काफी अच्छे ब्रांड्स हैं, KFC, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी, और कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज करीब 3000 करोड़ प्लस है। ऑपरेटिंग स्टोर्स करीब 1350 स्टोर्स हैं इनके, और दे आर एक्सपेक्टिंग टू इंक्रीज इट टू अबाउट 2000 स्टोर्स ओवर द नेक्स्ट 3 years।
रिसेंटली थाईलैंड में भी इन्होंने फ्रेंचाइजी एक्वायर किया है, दैट हैज एडेड अबाउट क्लोज टू 300 स्टोर्स। और लास्ट 4 साल का यदि रेवेन्यू के आगे देखें तो अबाउट 23% है, ऑपरेटिंग एबिटा के आगे देखें तो 46% का है, और अभी फोकस कर रहे हैं ऑन नॉन मेट्रो एरियाज, सो आई थिंक दैट शुड बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव। यहाँ पे जो मेरा एक्सपेक्टेड ईपीएस फॉर FY26 करीब 3 का है, तो उससे मेरा टारगेट बन रहा है करीब 240 का। सो फ्रॉम द करंट लेवल आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ अ मूव, यदि 12 to 15 मंथ्स होल्ड करे तो। ओके, चलिए चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए एक बार। शिल्पा जी ने ट्रेड लिया रिलायंस, यहाँ पर आपको लेना है सस्ता ऑप्शन, ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अप्लाई करेगा यहाँ पर। 40 का स्टॉप लॉस, 63, 68, 75 के टारगेट, 2940 की वो कॉल है। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल्स राजेश पालवे ने पिक किया, यहाँ पर एक आपको मोमेंटम प्ले, 65, 85 के स्टॉप, 67, 20 के टारगेट। एस्ट्रल मानस की पिक है चार्ट का चमत्कार में, 80, 90 के स्टॉप, 2020 के टारगेट। और अमरीश ने पिक किया देवयानी इंटरनेशनल, यहाँ पर एक आपके लिए एक अच्छी ट्रेड। शिल्पा जी एक बार HPCL रिविजिट करते हैं, आपका फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, क्या स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे आप यहाँ पर? डेफिनेटली अनुज जी करना तो चाहिए। यहाँ पे मोमेंटम है, इतना गिर भी रहा है लेकिन फ्यूचर्स हार्डली 500 के नीचे जा रहा है, तो अगर किसी को यहाँ पे और थोड़ा प्ले करना है तो आप 500 तक स्टॉप लॉस कर लीजिए इसको ट्रेल। मुझे लगता है होना चाहिए इसमें द स्ट्रेंथ है, एक बार ये 510 के ऊपर और सस्टेन करता है जाके, तो मुझे लगता है एक अच्छा मूव टुवर्ड्स 518, 520 आपको आ जाएगा। ओके, 518, 520 तक के लिए अब प्ले करें इसको। पहला टारगेट हिट हुआ और अब स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लें, 500 रुपये पहले आए। अब बात करते हैं कल आने वाले नंबर्स की। पहले बात करते हैं निफ्टी कंपनियों की, आयशर मोटर्स और हिंडाल्को, यहाँ पर नंबर्स आएंगे। उसके अलावा सीमेंस समेत वायदा के 9 नंबर्स का इंतजार रहेगा। तो सुमित के पास चलते हैं और जानते हैं क्या एक्सपेक्ट करें। सुमित, गुड आफ्टरनून। पहले इंडेक्स कंपनियों से शुरुआत करते हैं। तो इंडेक्स की दोनों कंपनियां आयशर और हिंडाल्को, इनके नंबर्स के साथ शुरुआत करता हूं क्योंकि थोड़ी पहले भारत फोर्ज के नंबर आए, तो पहले आयशर के साथ ही मैं शुरुआत कर लेता हूं। आयशर के केस में ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान यह है कि नंबर्स क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़े से वीक रहेंगे, लेकिन वाई बेसिस पे नंबर्स अच्छे रहेंगे। करीब 10% बढ़ने का अनुमान है इनका। सेल्स का नंबर करीब 4074 करोड़ रुपए के आसपास सेल रहेगी और मुनाफा 21%, 22% के आसपास बढ़ने का अनुमान इस तिमाही में लगाया जा रहा है। मार्जिन फ्रंट पर भी 23% के सामने 26.5% के आसपास के मार्जिन इस क्वार्टर में रहेंगे और EBITDA भी रफली 1067 करोड़ रहेगा, जो कि 857 करोड़ रुपए से बढ़कर आएगा। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर थोड़े प्रेशर में, हालांकि वाई बेसिस पे बेहतर। रियलाइजेशन फ्रंट पर क्यू ऑन क्यू बेसिस पर करीब 1% के आसपास डिक्लाइन, वाई बेसिस पे 5 से 6% के आसपास की बढ़त। मार्जिन क्यू ऑन क्यू करीब 24 बेसिस पॉइंट के आसपास टूटेंगे और 3% के आसपास एक्सपैंड करेंगे वाई बेसिस पर। और जो लोअर इनपुट कॉस्ट है उसका इंपैक्ट और हायर मार्जिन प्रोडक्ट जो कंपनी लॉन्च किया उसकी वजह से वाई बेसिस पे कंपनी के नंबर्स अच्छे रहेंगे। मार्जिन वॉल्यूम आउटलुक जो है ये पार्ट होगा और जो नए प्रोडक्ट लॉन्च है उनकी परफॉर्मेंस ये कंपनी कमेंट्री में क्रूशियली रहेगा। इसके अलावा हिंडाल्को के नंबर्स, हिंडाल्को के केस में जो नंबर्स का अनुमान है उसमें करीब 50,800 करोड़ रुपए के आसपास का एक सेल्स का नंबर रहेगा, 53,200 करोड़ रुपए के सामने। मुनाफे फ्रंट पे एक लो बेस का बड़ा इफेक्ट आएगा, 1400 करोड़ रुपए के सामने 2900 करोड़ रुपए। लाइकवाइज ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी लो बेस की वजह से 3500 करोड़ रुपए के सामने 6200 करोड़ रुपए के आसपास का एक नंबर। मार्जिन फ्रंट पे डबल 6 से बढ़ के सीधे 12, 12.5% के आसपास के मार्जिन और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी नंबर स्ट्रांग रहने का अनुमान है। मेटल स्पेस में वैसे भी अनुमान है कि ये जो सिचुएशन है वो शायद थोड़ी बॉटम आउट होते हुए दिखाई पड़ रही है, तो थोड़े क्यू ऑन क्यू साइड पे बेटर नंबर आ सकते हैं। नोवेलिस के नंबर थोड़े लोअर रहेंगे सीक्वेंशियल बेसिस पर, 12 तारीख यानी कि आज नोवेलिस से कुछ डिटेल्स आएंगे। और EBITDA पर टन की जो गाइडेंस है वो करीब 525 पर टन के आसपास की गाइडेंस है, क्या वो मेंटेन रखते हैं या रिवाइज करते हैं, किस तरह की कमेंट्री आती है, ये पार्ट क्रूशियल रहेगा। लेकिन डोमेस्टिक एल्यूमिनियम डिमांड को लेकर, नोवेलिस के नंबर्स को लेकर, हेजिंग पोजीशंस को लेकर और जो नया एक्विजिशन कंपनी ने किया है उसको लेकर कंपनी किस तरह की पॉइंटर्स होते हैं, कमेंट्री होती है, इसके ऊपर बाजार नजर रखेगा। लेकिन नंबर्स हिंडाल्को के बेटर रहेंगे और आयशर के क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़े से वीक आएंगे। तो आयशर क्यू ऑन क्यू थोड़े से कमजोर रह सकते हैं, लेकिन हिंडाल्को का परफॉर्मेंस अच्छा रह सकता है। दूसरे जो नंबर्स आ रहे हैं उस पर आएंगे हम, लेकिन चार्ट्स पर बताइए एक तो पालविया जी, आयशर कैसे प्लेस्ड है? आज के सेशन में देखें तो आयशर में एक रिकवरी का ट्रेंड जरूर देखने को मिला है। स्टॉक में जिस तरीके से रिकवरी बनी, ये अपने अप्रोच कर रहा है एक मल्टीपल सप्लाई जोन को, जो कि ये करीब 3900 3950 के आसपास।
तो हमें लगता है वहां पे जरूर एक सप्लाई प्रेशर बना हुआ है। जब तक ये 3940 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, यहाँ पे हमें लगता है वापस यहाँ से एक डाउन टिक आते हुए दिख सकता है। तो जिन्होंने भी लोअर साइड पे लिया है उनके लिए सुझाव रहेगा 3940 के आसपास इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुक करें। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है पुल बैक का वो होना चाहिए करीब 3865 के आसपास। तो ये फिलहाल आपके लिए आयशा पर एक व्यू। मानस, हिंडाल्को पर आपकी नजरें गई हो तो बताइए कोई ट्रेड, क्योंकि पिछले हफ्ते जब मेटल्स में थोड़ा सा रेजिलियंस था, हिंडाल्को ने भी पार्टिसिपेट किया है तेजी में। तो देखिए कंसोलिडेशन दिख रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही कंसोलिडेशन हो रहा है। फिलहाल के लिए करंट लेवल्स पे कोई कॉल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 574 के स्टॉप लॉस से आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। फ्रेश खरीदारी वो 605 के ऊपर करनी चाहिए। ओके, मीनवाइल वो NHPC जो नंबर्स आए थे वो अब हर्षदा बता रही 15% स्टॉक नीचे आ चुका है, तो ध्यान रखें। SJVN के बाद NHPC दोनों नॉर्मली साथ साथ ही मूव करते हैं वैसे। 15% की पिटाई यहाँ पर, और फ्रॉम हाइज अब 30% ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। SJVN 34% के करीब करेक्ट हो चुका है। चलिए अब FNO में सीमेंस के नंबर्स का भी इंतजार रहेगा, क्या एक्सपेक्ट करें यहाँ से सुमित? तो सीमेंस सितंबर ईयर एंड फॉलो करता है, तो उसके पहले क्वार्टर के नंबर आएंगे। तो अगर आपको Q1 देखिए थोड़ा हैरत में आइएगा, ये Q1 SY इज सितंबर ईयर एंडिंग 24। तो रेवेन्यूज फ्रंट पर करीब 4680 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू, करीब 16-16.5% के आसपास की बढ़त का अनुमान। मुनाफे फ्रंट पर करीब 450 करोड़ रुपए, मोर लेस फ्लैट, 2-2.5% के आसपास की गिरावट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 560 करोड़, 600 करोड़ रुपए के सामने, रफली 6.5-7% के आसपास के डिक्लाइन का अनुमान है। और मार्जिन भी 12%, 15% के सामने मार्जिन का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। कोटक की एक रिपोर्ट है, उनका मानना है कि एक अच्छी ग्रोथ डिजिटल इंडस्ट्रीज और स्मार्ट इंफ्रा सेगमेंट के अंदर आते हुए दिखाई पड़ सकती है। मोबिलिटी सेगमेंट थोड़ा और बेटर परफॉर्म कर सकता है, और साथ ही साथ उनका ये मानना है कि थोड़ा वाई बेसिस पे जो इनका बीटा में प्रेशर है वो, क्योंकि हायर मार्जिन साइड प्रोडक्ट जो थे उनकी सेल थोड़ी कम एस्टिमेट लगाई जा रही है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन थोड़ा सा श्रिंक होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ के गए थे, तो वो भी एक इम्पैक्ट कंपनी के वाई बेसिस पे नंबर्स पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन केपेक्स का नंबर और गोइंग फॉरवर्ड ये मार्जिन की सिचुएशन कंपनी कैसे बोलती है, ये पार्ट को बाजार नजर रखेगा। लेकिन ये Q1 नंबर है तो जरा उसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये Q1 नंबर्स हैं उस कंपनी के। ये ऑफ कोर्स फाइनेंशियल ईयर नहीं, कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। लेकिन लंबी लिस्ट है, 9 कंपनियां सीमेंस समेत कल वायदे में स्पेशली नतीजे पेश करेंगी, और बाकी जो ऑफ कोर्स आएंगी वो कैश मार्केट साइड पर होंगी ही। सीमेंस पर भी हम एक बार राजेश सातपुते जी एक बार नज़र डालिएगा, क्योंकि हमने थर्मैक्स के मैनेजमेंट से आज बात की और उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि देखिए डोमेस्टिक मार्केट में उनके लिए प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा है, कुछ ऑर्डर्स डिले हुए हैं, कुछ दूसरी कंपनियों के हाथ गए। हमने कमेंस का मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनी थी, जहां उन्होंने कहा एक्सपोर्ट मार्केट डाउन है लेकिन डोमेस्टिक मार्केट अच्छा कर रहा है। इस बीच सीमेंस को लेकर हमने देखा है पिछले 1 महीने में फ्लैटिश रुझान, सिर्फ 1% ऊपर, 3 महीने में ऑफकोर्स 23% का रिटर्न दे चुका है काउंटर। मौजूदा लेवल्स पर अगर कोई नई खरीदारी करने के बारे में सोच रहा है, क्या एंटर करना है या नहीं? हर्षदा जी देखिए, अगर आप सीमेंस का चार्ट देखें तो ये कंसोलिडेशन में, आपने बिल्कुल सही कहा, ये कंसोलिडेशन कहाँ का है, 4200 लोअर साइड पे और 4300 4350 का डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन में है। तो ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिलना चाहिए, अगर नंबर अच्छे है तो ब्रेकआउट मिलेगा 4300 350 के ऊपर। तो ये जो ट्रेडिंग रेंज निकल गई उसके बाद मुझे लगता है हर्षदा जी यहाँ पे एक बड़ा टिकट मिलेगा या बड़ा मूव मिलेगा। तो आप पोजीशन जो है वो डेफिनेटली बाय साइड की होगी, क्योंकि काउंटर में कहीं स्ट्रेंथ कहीं वीकनेस नहीं है, तो काउंटर स्ट्रेंथ के साथ कंसोलिडेट होता है तो ये एक अच्छी बात होती है। तो एज फार एज द चार्ट इज कंसर्न, यस सीमेंस इज अ बाय अबव 4200, योर स्टॉप लॉस शुड बी 50 पॉइंट्स और इट इज अ बाय अबव 4350। तो दोनों चॉइसेस में आपको बाय करना है, दैट इज व्हाट द चार्ट इज सजेस्टिंग। ओके, मीनवाइल भारत फौज अब 15% के करीब, मतलब 14% गिर चुका है, और सिर्फ देखिए मार्केट के सेंटीमेंट का इम्पैक्ट और एक स्टेटमेंट का इम्पैक्ट, अब 14% स्टॉक ये नीचे इस समय, और करीब 15% की टेम्परेरी फ्रीज की तरफ बढ़ता हुआ ये स्टॉक। तो एकदम से मोमेंटम आया यहाँ पर डाउन साइड पर। चलिए अच्छा, आगे बढ़े इससे पहले एक बार ज़रा वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रिविजिट करते हैं। वो जो रैली आई थी वो टिकी नहीं, और मानस ने भी उस पर सेल कॉल लिया था, तो वो वहीं से वो घूमा स्टॉक और अब वापस टेल की तरफ बढ़ता हुआ। लेकिन
अब हमारे साथ आनंद टंडन जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मार्केट में इस समय वो क्या व्यू लेके चल रहे हैं। आनंद जी, गुड आफ्टरनून। आज का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है PSUs, क्योंकि एक वन वे रैली के बाद जहां स्टॉक 3 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 15 गुना हो गए पिछले 2-3 दिन में, एक शार्प करेक्शन, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस करेक्शन को? मेरे हिसाब से वैल्यूएशन का, क्योंकि हालांकि PSUs में कुछ हद तक बढ़त जो थी करेक्ट थी, क्योंकि फॉर एग्जांपल PSU बैंक्स के प्रॉफिट्स काफी अच्छे हो गए हैं, बैलेंस शीट क्लीन हो चुकी है। उसी तरह से रेलवेज और डिफेंस जो बाकी दोनों बड़े क्षेत्र हैं जहां पे बहुत ज्यादा तेजी आई, वहां पर भी ऑर्डर बुक्स बेटर हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ से धंधा और बढ़ सकता है। लेकिन जिस तरह का ग्रोथ आप अज्यूम करके चल रहे हैं और जिस तरह का स्टॉक प्राइस रैली हुआ है, वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा था और बहुत जल्दी था। अगर आपको बिजनेस बढ़ाना भी है, जैसे आप अभी HL की बात कर रहे थे, अगर उनको अपना प्रोडक्शन वो डबल नहीं कर सकते, और अगर वो उनको ऑर्डर आप कितना भी कर लीजिए, उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सेल सडनली बढ़ जाएगी, आपको उसके लिए कई साल लगेंगे। तो इसके कारण ये जरूर है कि डिफेंस वेफेंस जैसे क्षेत्रों में सर्टेनिटी बढ़ी है कि आप जो है आपका ऑर्डर बुक जो है उतना फ्लक्चुएट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप जिस तरह की रैली आपने देखी है, वो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा थी। इस वक्त मेरा मानना है कि वो वैल्यूएशन करेक्शन अभी शुरू हुआ है और शायद थोड़ा सा और चले। वैल्यूएशन करेक्शन शुरू हुआ है, थोड़ा सा और चले। ये क्या अक्रॉस मार्केट, अक्रॉस सेक्टर्स रहेगा या फिर स्पेसिफिक टू द PSU कंपनियां, क्योंकि वहीं पर ऑफ कोर्स आज ज्यादा पेन देखने को मिला है? देखिए, जहां पे सबसे ज्यादा बढ़त आई है वहीं पे ज्यादा गिरावट आएगी। PSUs में एक चीज और ये समझ के चलिए कि जो छोटे PSUs हैं उसमें बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनल प्ले है नहीं। गवर्नमेंट का काफी हद तक अभी भी बहुत ज्यादा कई कंपनी तो ऐसी हैं जहां पर 75% भी से ज्यादा गवर्नमेंट के पास है, लिस्टेड ही पूरी तरह से नहीं। तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी भी थोड़ा सा कम रहती है और इस कारण फ्रंट लाइन PSUs को छोड़ के बाकी सारे PSUs में जो है ज्यादातर रिटेल का ही निवेश था जो ड्राइव कर रहा था। एक बार मोमेंटम चेंज हो जाता है तो वो भी थोड़ा सा सहम हो जाते हैं, थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। जहां तक बाकी क्षेत्रों का सवाल है, वो उतनी ज्यादा बढ़त नहीं आई है अगर आप ओवरऑल मार्केट देखें। लेकिन अगर आप कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर देखें जहां पर सेकुलर ग्रोथ का सवाल है, वो ऑलरेडी 100 PE से ऊपर चल रहा है। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, आपको जल्दी से मिलना मुश्किल है जहां पे आपको वैल्यूएशन चीप लगे। अब ये रहा ट्रिगर, वैल्यूएशन कभी का कारण मार्केट गिरने का कारण नहीं रहता, मार्केट हैवी हो जाता है। गिरने का कारण कहीं और से आएगा, ये कब आएगा, कहाँ से आएगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन आप ये समझ के चलें कि ग्लोबली इस वक्त मार्केट में वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच लग रहे हैं, स्पेशली मेन मार्केट्स US और इंडिया। और इसके कारण आप देखें पेरिफेरल मार्केट जैसे जापान, कोरिया, इंडोनेशिया जो है, वहां पर अब थोड़ा सा निवेश बनना शुरू हो गया है। और ये मेरे हिसाब से ट्रेंड जो है थोड़े दिन और कंटिन्यू होने की संभावना है। इंडियन मार्केट्स में थोड़ा सा अंडरवेट होने की जरूरत है। इंडियन मार्केट में थोड़ा अंडरवेट होने की जरूरत है। अच्छा, एक स्पेस जहां एटलीस्ट वैल्यूएशन थोड़े कंफर्ट में आ गए हैं लेकिन स्टॉक गिरना नहीं बंद कर रहे हैं, और मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ मैं HDFC बैंक की। आनंद, यहाँ पर अब आप क्या व्यू रखेंगे? क्योंकि एक स्टॉक जो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से इतने प्रोलॉन्ग पीरियड में 4 साल तक अब अंडर परफॉर्म कर रहा है ये स्टॉक। सही बात है अनुज, और इसका कारण भी साफ है क्योंकि HDFC का मर्जर हुआ, इसके कारण वहां पर थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर एक्सेट्रा, और क्योंकि उनको ज्यादा लिक्विडिटी रखनी पड़ी उसके कारण भी ROA थोड़ा सा कम हो रहा है। लेकिन अगर आप आज भी देखें तो जो वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है वो अब HDFC मेरे हिसाब से पिछले 20 साल में शायद इस लेवल पे नहीं आया होगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। और अभी भी जो है वो उसको ग्रोथ के लिए भले ही अगले एक दो शायद 12 से 18 महीने थोड़ा सा स्लो करना पड़े, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उनकी ग्रोथ हो रही है ब्रांचेस और लायबिलिटी प्रोफाइल जिस तरह से उनका बन रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई और SBI को छोड़ के कोई कंपटीशन में हो सकता है जहां पर उनको लायबिलिटी गैदर करने में कंपटीशन दे सके। तो नेट यहाँ से अगर आपको चीप वैल्यूएशन पे बढ़िया फ्रेंचाइज मिल रही है तो निवेश करने लायक बनता है। लेकिन क्योंकि ये मोमेंटम मार्केट है तो इसके कारण जहां पे मोमेंटम टूटा रहता है वो गिरता रहेगा। तो कोई भी वैल्यू निवेशक है तो इस वक्त HDFC बैंक की तरफ जरूर उसका रुझान रहेगा, और उसको आपको ये देख के चलना पड़ेगा कि अगले 4-5 साल में आप एक और HDFC बैंक ऐड करने की संभावना रखते हैं, क्योंकि अगर आपने समझा कि अगर इकोनॉमी 11-12% टर्म्स में
तो बैंकिंग क्षेत्र उससे ज्यादा बढ़ेगा। HDFC 15% बढ़ने की पूरी तरह से संभावना है। अब आपको लगता है कि थोड़ा सा कम भी हो जाए तो 6 साल में डबल हो, उस इस साइज का बैंक और इस लेवल पे मेरे हिसाब से काफी अट्रैक्टिव है फॉर अ वैल्यू। ओके, तो वैल्यूएशन के लिहाज से HDFC बैंक अट्रैक्टिव है। बस देखना है कि कितने लोग हिम्मत करके वाकई में स्टॉक को लेना शुरू करते हैं। अब एक चीज़ हमने आनंद देखी है इस बाजार में, जहां पर हाई बीटा में से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली शुरू हो चुकी है, ये डिफेंसिव काउंटर स्टेप अप कर रहे हैं। और डिफेंसिव में खास तौर से फार्मा कंपनियां, चाहे आप डॉक्टर एडीज लुपिन की कमेंट्री सुने या फिर औरो डिवीज की कमेंट्री, सब ने इंडिकेट किया है कि FY25 में स्थिति थोड़ी बेहतर रहेगी। और ऑफ कोर्स US मार्केट में जो सेल्स है वो काफ़ी पिकअप करने लगी हैं। क्या एक्सपोजर लेना ठीक है इस समय इन काउंटर्स में? आपका प्रेफर्ड टेक क्या रहेगा? देखिए, एक्सपोजर इस वक्त क्योंकि और कोई क्षेत्र बहुत ज्यादा सस्ता नजर नहीं आ रहा है, आप फार्मा जरूर देख सकते हैं। और ऐसे जैसे आपने कहा कि US में डेफिनेटली थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई है और उसके कारण जो कंपनियां अभी तक आप देखें, अगर पिछले 6 महीने को छोड़ के उससे पहले ज्यादातर निवेशक ये देख रहे थे कि इंडियन मार्केट जो है 12-13% की रफ्तार से बढ़ रहा है, तो ज्यादातर डोमेस्टिक कंपनियां जो लोकल मार्केट को सप्लाई करती हैं उसके ऊपर ही ज्यादा तवज्जो था। अब आके आके आपको API कंपनीज फिर से नजर आने लगेंगी क्योंकि उसमें आपको एक्सपोर्ट ज्यादा दिखता है और स्पेशली जो कंपनियां रेगुलेटेड मार्केट्स में ज्यादा एक्सपोर्ट करती हैं उनका मार्जिन भी शायद यहाँ से बढ़ना शुरू होगा। लेकिन उसमें एक रिस्क उसके साथ साथ ये आती है कि US FDA के इंस्पेक्शन फिर से शुरू हो जाएंगे और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस कंपनी में क्या हो रहा है। तो इस फिलहाल फॉर एग्जांपल फार्मा में 1-2 हैदराबाद बेस्ड कंपनीज में US इंस्पेक्शन चल रहा है FDA का और उसमें कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं। इसके कारण थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी। मेरा ये मानना है कि इस वक्त अगर आपको निवेश करना है तो बेटर ये रहेगा कि आप एक बास्केट लेके चलें बनस्पत 1-2 कंपनियां, क्योंकि जहां पे ये वॉलेटिलिटी होती है उसको आप कम करने के लिए खाली डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। तो एक म्यूचुअल फंड, फार्मा के कई स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें निवेश किया जा सकता है। बट ये भी ध्यान लेके चलें कि ऐसा नहीं है कि वहां पर ग्रोथ स्टुपेंडसली बढ़ जाएगी। जरूर यहाँ से बढ़ने की संभावना है, लेकिन रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट डेफिनेटली ये सेक्टर थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। मार्केट में थोड़ा सा रिकवरी आ रही है बैंक निफ्टी में, खासतौर से निफ्टी में नहीं लेकिन बैंक निफ्टी अब वापस 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम कर रहा है। तो फाइट तो ऑन है हर्षदा एक बैंक निफ्टी में, वो 44,894 वाला जो लेवल था ना, क्योंकि उसके नीचे बंद होना बहुत क्रूशल होता है। कोशिश की जा रही है कि उसको उसके नीचे ना बंद होने दिया जाए, तो ये इंटरेस्टिंग है। खैर एनीवे देखते हैं ये फॉर नाउ टिकता है नहीं। अच्छा, भारत फॉर जब 15% के डाउन सर्किट पर, टेम्परेरी डाउन सर्किट पर, यहाँ पर आनंद ऑटोज, ऑटो एंसिलरीज, यहाँ पर भी बड़ी रैली हुई थी। यहाँ पर किसी स्टॉक में आपको कंफर्ट दिखता है क्या, वैल्यूएशन कंफर्ट? बहुत मुश्किल है अनुज, क्योंकि इस वक्त रैली इतनी हो चुकी है। अब आप देखें ऑटो स्पेसिफिकली इंडिया में ऑलरेडी देयर इज अ प्रॉब्लम कि आप EV मार्केट के साथ जूझ रहे हैं। अगर 4 व्हीलर्स देखें तो SUVs के अलावा और कोई खास कहीं ग्रोथ नजर नहीं आ रहा है। ट्रक्स में, बसेस में फॉर एग्जांपल EV बसेस की ज्यादा रुझान है और 2 व्हीलर्स में वॉल्यूम बढ़ते हुए भी अभी तक फुल लेवल पे नहीं पहुंचा है जो कि कोविड के आसपास हो। और उसके साथ साथ बहुत सारे नए मैन्युफैक्चरर्स आ गए हैं जैसे ओला, जो कि पहले नहीं थे और वो अब लिस्ट भी होने वाले हैं। उसके बावजूद सारे 2 व्हीलर्स के मार्केट कैप जो है अपना, अगर आप प्री कोविड लेवल से देखें तो कहीं बढ़े हुए हैं। तो कंपटीशन बढ़ा, वॉल्यूम कम हुआ और मार्जिन के ऊपर शायद इसके कारण जो है प्रेशर भी पड़ेगा, क्योंकि मार्केट साइज उतना बड़ा है नहीं। उसके बावजूद वैल्यूएशन जो है बहुत चढ़ के चल चुका है। मुझे याद नहीं है कब मैंने लास्ट 30 टाइम्स पे 2 व्हीलर कंपनीज को देखा था, वो ज्यादातर 11-12 पे चलते थे। तो अब इस वक्त जो है ज्यादातर ऑटो क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको पैसे बनने वाले हैं इंडिया में। ये जरूर है कि ऑटो एंसिलरी जो एक्सपोर्ट करती हैं वहां पे शायद थोड़ा सा फायदा हो, बट वो भी जो है कोई सस्ता नजर नहीं आ रहा है। और अगर आप ये समझ के चलें कि इस साल स्लो डाउन रहेगा, क्योंकि हालांकि US में अभी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इकोनॉमी में रिसेशन नहीं आएगा, लेकिन स्लो डाउन अभी भी लगता है कि होने की पूरी संभावना है। तो ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़े से डिप्रेस्ड ही रहेंगे, तो कोई बहुत ज्यादा अपसाइड नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक पॉकेट जहां पर अर्निंग्स में कुछ डिलीवरी देखने को मिली, आनंद आपने नोटिस किया होगा, वो ये सारी न्यू एज, न्यू लिस्टेड कंपनियां हैं।
चाहे वो पीबी फिनटेक हो, आपका डिलीवरी हो, आज हम हुनासा के नंबर्स देख रहे थे, वहाँ पर भी प्रॉफिटेबिलिटी इनकी थोड़ी सी बड़ी है। इस स्पेस को लेकर अब जो बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि मुनाफा कब कमाएंगे, अब वो आने लगा है। अब क्या निवेश भी बढ़ाया जाए? भाई आने तो प्रॉफिट शायद आने लगा है, लेकिन उसके साथ साथ अब आप पीई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहेगी इन क्षेत्रों के, इन कंपनियों में, कि अब आपको लगेगा कि इनके पीई एस्ट्रोनॉमिकल लेवल्स पे हैं। हो सकता है कोई एक दो कंपनियां हो जहां पे उतना नहीं है, लेकिन ज्यादातर कंपनियां जो है अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगी हैं कंपेयर टू एनी ऑफ द अदर्स। अब इसमें बचा ग्रोथ रेट की बात। अब जैसे कुछ अगर आप 2 साल पहले जाएं तो क्यूएसआर क्षेत्र में ये लगता था कि इतना तगड़ा सेम स्टोर सेल ग्रोथ हो रहा है, वो कैसे आ रहा है और वो कब तक चलता रहेगा, लेकिन वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा थी। आज आप देखें कि पिछले कई तिमाहियों से क्यूएसआर सेल्स जो है वो सेम स्टोर सेल्स नेगेटिव टू फ्लैट हो गए, और कोई कहीं भी आपको बढ़त तभी नजर आ रही है कि नए स्टोर खोलते हैं तभी। तो इस तरह का आपको थोड़ा साइकिल देखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा वैल्यूएशन हाई एक्सपेंसिव स्टॉक्स लेने में एक यही प्रॉब्लम रहती है कि अगर कहीं भी एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी भी 19-20 हुआ तो स्टॉक में आपको काफी लॉस हो सकता है। इस वक्त मेरे हिसाब से मोमेंटम के बजाय फिर से आपको ये देखना चाहिए कि जहां क्षेत्र में, जिस क्षेत्रों में स्टॉक्स नहीं चले हैं वहां पर ज्यादा सिक्योरिटी रहेगी, क्योंकि अगर करेक्शन आता है, और ये अभी भी अगर की बात है, लेकिन अगर करेक्शन आता है तो जो ज्यादा निवेशक जहां पे नहीं इन्वेस्टेड है वहां पर गिरावट कम आएगी बनस्बत उनके जिसमें बहुत ज्यादा लोगों ने हाई प्राइसेस पे लिया हुआ है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आज और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए अब एक काम करते हैं, अब कल की तैयारी करते हैं। तो पहले यतिन के पास जाएंगे, डीलिंग रूम चेक लेंगे, फिर BTST और कल की स्ट्रैटेजी पर आएंगे। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या बोल रहे हैं डीलर्स? तो जाहिर सी बात है बहुत सारा पैनिक है आज मार्केट में, खास करके PSU स्टॉक्स में। तो कहीं ना कहीं आज ज़्यादा ही कुछ मुनाफा वसूली आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है। दो स्टॉक्स बहरहाल जो डीलर्स को पसंद आ रहे हैं लॉन्ग शॉर्ट साइड से। सबसे पहले विप्रो, और क्योंकि फ्लाइट ऑफ सेफ्टी है तो आज आप देखेंगे कि IT और फार्मा शेयर्स में थोड़ी बहुत बाइंग है। विप्रो एक स्टॉक है जहां काफ़ी सारे HNIs एक्टिव हैं और डीलर्स का मानना ये है कि यहाँ 510 से लेकर 515 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ वो BTST की सलाह दे रहे हैं, और अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखें फेब सीरीज़ का तो 3% बढ़ा हुआ फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। हालांकि PSUs में वायदे बाजार में काफ़ी प्रेशर है, शॉर्ट पोजीशंस आज बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। NMDC एक स्टॉक है जहां डीलर्स को लगता है कि अभी भी मुनाफा वसूली हो सकती है, अभी भी थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है। इसके लिए यहाँ एक STBT की सलाह वो दे रहे हैं। उनको लगता है 225 तक के यहाँ टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं लोअर साइड पे, और ओपन इंटरेस्ट में भी आपको फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ही दिखाई पड़ रही हैं। तो NMDC पे सेल और विप्रो पे बाई की सलाह आज डीलर्स अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। ओके, तो NMDC में सेल साइड का ट्रेड और विप्रो में तेजी का ट्रेड, और विप्रो ऊपर है करीब 2-2.5%। तो चलिए अब BTST करना है या फिर STBT करना है, ये हमारे जानकारों से पूछ लेते हैं, क्योंकि दोनों ट्रेड्स डीलिंग रूम में डिस्कस हो रहे हैं। काबा जी, क्या ट्रेड लेंगे? और वो रहेगा LTIM टेक्नोलॉजी पर। सेफ बेट 5529 पर ट्रेड करा है। स्टॉप होगा 5500, तो 30 रुपए का स्टॉप है। अपसाइड टारगेट 5600 ये नजर आते हैं। तो LTIM। शिल्पा जी, आप क्या कैरी करेंगे? मेरा STBT रहेगा। मुझे जुबलेंट फूड यहाँ पे बहुत वीक लग रहा है। जुबलेंट फूड यहाँ पे 490 के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे 490 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा फ्यूचर्स। अभी ट्रेड करा 477 पे, मुझे लगता है 460 से लेके 450 के लेवल्स आपको देख सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल जुबलेंट फूड में एक अपॉर्चुनिटी आपकी है। पालविया जी, आपका ट्रेड? HCL टेक बाय करने की सलाह रहेगी। IT में कंटिन्यूटी है। HCL टेक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। जिस तरीके से डे हाई की तरफ ही स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि ये स्टॉक को BTST कैरी किया जा सकता है। अपसाइड में यहाँ पे जो टारगेट बन सकते हैं 1700 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। HCL टेक पे स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1640 का। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा कल के लिए? देखिए RBL बैंक में बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए। फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो RBL बैंक के फ्यूचर में आप बिकवाली कर सकते हैं। 245 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। 250 रुपए के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 235 रुपए 235 के टारगेट सेट करने हैं RBL बैंक के फ्यूचर में। ओके, तो RBL बैंक के फ्यूचर में आपके लिए ट्रेड वो STBT का है, बिकवाली करके चले। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड? हर्षदा जी, देखिए मार्केट वीक है तो मैं यहाँ पे सेल के साथ जाना चाहूंगा। GNFC को बेचूंगा
जेएनएफसी में आज एक ब्रेकडाउन हुआ है। 200 EMA का जो सपोर्ट था इंपॉर्टेंट, वो था करीबन 662 का, जो प्राइस एंड वॉल्यूम के साथ टूटा है। एट द सेम टाइम ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट जो है वो कंटिन्यूएशन में आएगा। तो 648 यानी के आसपास हमें बेचना है। 662 का स्टॉप लॉस होगा। एज फार एज द चार्ट्स आर कंसर्न, यहाँ पे जो सपोर्ट बनता है वो है करीबन 625 का, तो 625 इनिशियल टारगेट होगा, उसके बाद 610 तक की जगह भी बनेगी। तो इट्स अ सेल इन जीएनएफसी। ओके, तो ये फिलहाल जीएनएफसी में एक बिकवाली का ट्रेड आपके लिए इस समय आ रहा है। चलिए, ये हो गए आपके बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के सौदे। मंदी के ट्रेड्स भी आइडेंटिफाई करके जा रहे हैं हमारे जानकार। 21,600 के करीब लौटता हुआ निफ्टी आपको दिखाई देगा, लेकिन दबाव तो है। निफ्टी बैंक करीब 820 अंक नीचे। मिड कैप दूसरा सत्र जहां पर हम देख रहे हैं 1000 पॉइंट से ज़्यादा का करेक्शन, तो असल पेन तो वहीं पर देखने को मिला है। अनुज, जब क्या करना है, ये मंदी का ट्रेड कैरी करने वाली सिचुएशन है या फिर आज के आज निपटाएं? नहीं, देखिए, इतना बड़ा मंदी का सौदा मिल गया तो आज के आज निपटा दें, वो तो खैर उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आज मार्केट ने कंफर्मेशन दी है कि हमारी मार्केट थोड़ी वीक हुई है आज तक। ये हमारी मार्केट सिर्फ अपने वेट पे गिरी है, यहाँ पर कोई ग्लोबल क्यों नहीं था, कुछ नहीं था कि जिसकी वजह से हमारी मार्केट गिरी है। तो ये एक चीज़ है। और एक और चीज़ देखिए आप, बैंक निफ्टी की क्लोज, एक समय लग रहा था कि बैंक निफ्टी शायद उसको डिफेंड करके जा रहा है 44,890 को, लेकिन नहीं, अब उसके नीचे बंद हो रहा है 44,820। तो ये अगर यहाँ पे क्लोज हो गए तो अब एवरेजिंग पता नहीं कहाँ लेकर आएगी इसको, लेकिन ये काफ़ी नेगेटिव है। अच्छा, एक और चीज़, पीएसयूज, स्पेशली हाई फ्लाइंग पीएसयूज, जहाँ नंबर्स नहीं आ रहे वहाँ से निकल जाइए। देखिए इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि ये यहाँ पर मार्केट ने बहुत ब्रूटल वर्डिक्ट दिया है आपको कि जिन पीएसयूज में बहुत हाई फ्लाइंग है और नंबर्स नहीं आ रहे हैं, वहाँ से एक बार के लिए निकल जाइए। दोबारा एंट्री करना हो तो करिएगा, लेकिन एक बार के लिए वहाँ से निकल जाइए। सेशन बहुत ख़राब है आज का, बहुत ख़राब, बहुत मतलब इतना ख़राब है आज का सेशन। एडवांस डिक्लाइन देखिए 1:5 का है। ये क्लिनजिंग आउट प्रोसेस है, मेरे ख्याल से लंबी चलेगी, 3-4 दिन तो चलेगी कम से कम। और सेशन इतना ख़राब है कि कंपनी जो अच्छे नतीजों पे अच्छी खासी तेज़ी दिखाती है उसका भी कुछ नहीं हो रहा। संवर्धन मदरसन की मैं बात करी हूँ, मुनाफा देखिए 454 से बढ़कर 542 करोड़ पर आया है। मार्जिन में इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पर रेवेन्यू में आप गौर करेंगे तो 20,267 करोड़ का रेवेन्यू बढ़कर 25,700 करोड़ पर आया, तब भी वो स्टॉक नहीं चल रहा है। 115 अंकों के आसपास ट्रेड करता हुआ यहाँ पर लगभग 5% का करेक्शन स्क्रीन पर आपको अभी भी दिखाई दे रहा है। बिट्टा देखिएगा 1616 करोड़ का 2370 करोड़ हो गया। मार्जिन्स 8% से बढ़कर 9% के ऊपर गए हैं, लेकिन स्टॉक को सपोर्ट नहीं है, ड्रैग भी यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा की थी एक्चुअली। अच्छा, इससे ज़्यादा? हाँ, नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी 678 करोड़ की हर्षदा, और इसकी वजह से 678 करोड़ की एक्सपेक्टेशन के सामने 542 करोड़ आया। तो इसके लिए शायद आप इस तरीके का मूव यहाँ पर देख रहे हैं, करीब करीब 5-5.5% ये स्टॉक नीचे है। गाबा सर, कोई व्यू है क्या इस पर, संवर्धन मदरसन पर? मैं निकाल लेता हूँ चार्ट सर, मदरसन का देखिए उसका क्या हाल है। यहाँ पर मदरसन, यस, आई थिंक वीक है, काफी हद तक वीक है। पॉसिबल अब ट्रेड कराएगा 114 पर, पॉसिबल है कि 100 का जोन भी देख सकते हैं, उसे 2-3 दिन लग सकते हैं, क्योंकि जो बार बना हुआ है इसका काफी हद तक बेरिश बार है, 4-5 दिनों को ही इनगल्फ किया हुआ है। तो आई थिंक इस डाउन स्टॉप लगाना पड़ेगा 120 का एंड ट्रेड शॉर्ट मदरसन। शॉर्ट साइड का ट्रेड मदरसन में बिकवाली की पोजीशन आप लेकर चले। नंबर से खुश नहीं है मार्केट, क्योंकि मार्केट ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था और वो हर टिक के साथ बड़ा स्लाइड दिखा रहा है। अच्छा, जाते जाते 1-2 और ट्रेड्स आपको दिखा देते जहां पर सेल साइड की पोजीशंस थोड़ी सी और मैग्नीफाई हुई हैं। एक बार टाटा स्टील देखिए, 3% का नुकसान इधर आ चुका है। शिल्पा जी, क्या करना है? 136 पर आ गया काउंटर। यहाँ पे 134 पे एक छोटा सा सपोर्ट है, अगर ये होल्ड करता है देन वी आर फाइन, बट जिस तरह से मोमेंटम है और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं मार्केट में वीकनेस है, मुझे लगता नहीं कि ये होल्ड करेगा। देन यहाँ पे जैसे 134 के नीचे जाता है आप इसमें सेल ले सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 128 to 125। इनफैक्ट डे लो पर है ये काउंटर, तो 134 अगर टूट जाए तो फिर एक मंदी का ट्रेड बनेगा, वरना आपने देखा ये है स्टॉक का क्या हाल है। वैसे 15 मिनट बाकी है मार्केट क्लोज होने में, यू नेवर नो वो लेवल्स चैलेंज हो। हिंडाल्को कल नंबर्स आ रहे हैं, उससे पहले ये भी करीब करीब 2% नीचे। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी दबाव बनता दिखाई दिया। इनफैक्ट मेटल्स में लास्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड में हमने देखा है पोजीशंस अच्छी खासी अनवाइंड होती हुई दिखाई ज़रूर दी है। जेएसडब्ल्यू आपकी स्क्रीन पर, टाटा स्टील का हमने मेंशन कर दिया है। अच्छा, एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 700 के लेवल्स पर ये क्लोज माइनस
कैसे रेट करेंगे इसे? देखिए अगर हम क्लोजिंग बेस पे देखें तो वो तो बेहतर नहीं है। आई थिंक यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है और उस करेक्शन में शायद 680 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। कल ध्यान रखेंगे अगर ये 700 रुपए के नीचे ट्रेड करना शुरू हुआ तो बिकवाली करने का ट्रेड लेंगे 710 का स्टॉप लॉस लगा के 680 के टारगेट के लिए। ओके बिल्कुल काफ़ी वीक है मार्केट। बैंक निफ्टी 44,827 पर। अच्छा एक बार हिंदुस्तान कॉपर लेकर आइए जरा। अच्छा एकदम से ये मूव आया है हिंदुस्तान कॉपर में, ये देखिए 10% की टेम्परेरी फ्रीज, 10% एकदम से स्टॉक एकदम से स्लाइड किया। अब मैं एक बार चेक कर रहा हूँ कि ये बैन में है या नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान कॉपर बैन में है। हाँ बैन में है और कल नंबर्स आने वाले। ये बैन में कल नंबर आने वाला, तो पहले ही निपटा दिया लोगों ने कि भाई कल को नंबर आए उससे पहले। और देखिए ये एक्चुअली ये तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा लेवरेज प्लेस में बहुत ज़्यादा समय तक रहने के लिए। वैसे बैन से बाहर आने की उम्मीद है कि शायद एक बार के लिए मौका मिले आपको कल नंबर से पहले, लेकिन आज तो लोग वो रिस्क ले नहीं रहे हैं, पहले ही निपटा रहे हैं और स्टॉक काफ़ी नीचे। ये जो बैन में आ सकते हैं मामला बंधन बैंक, ABFRL, कैनरा बैंक और निफ्टी बैंक देखिए अब सेटल हो रहा है 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे। ये क्लोज काफ़ी ख़राब है। हिंदुस्तान कॉपर माइनस कोई व्यू इस पर? देखिए हिंदुस्तान कॉपर में भी वीकनेस लगातार बन रही है। मेरे ख्याल से यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है क्योंकि कल 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो गए थे, आज 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पैटर्न निगेटिव है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 220 रुपए है, हिंदुस्तान कॉपर उसको टच कर सकता है। ओके तो कुछ और क्रैक्स आ सकते हैं, 220 तक जा सकता है ऐसे काउंटर। देखते हैं कल नंबर्स में क्या निकल कर आएगा। 3 स्टॉक्स आपने और पढ़े, वैसे 12 स्टॉक्स हैं तो 15 हो जाएंगे। कुछ बार बैन से बाहर निकलने वाली सिचुएशन है क्या? प्रोड्यूसर साहब वो भी दिखाइएगा क्योंकि अब तक 12 कंपनियां हम गिन रहे हैं। चलिए UPL और हिंद कॉपर वैसे अगर बैन से बाहर निकल सकता है अनुज, 82% तक की पोजीशन हो रही है। देखते हैं यहाँ पर क्या उभर कर आएगा। अच्छा बाय द वे आप देखिए डॉक्टर रेड्डीज में जो कुछ लोगों ने आज कमाया आज उसको पचाकर जा रहे हैं। 1% का कूल ऑफ देखने को मिला ऊपरी लेवल्स पर। यही सिचुएशन LTI माइंट्री थोड़ी बहुत विप्रो में भी देखने को मिली है। तो एकदम डे हाई पर ये स्टॉक्स क्लोज नहीं होंगे, ऊपरी लेवल्स पर कुछ मुनाफा वसूली। बेसिकली इस मार्केट का टेक्सचर देखकर लोग यही समझ रहे हैं जो आपने आज के आज कमाया वही आज घर ले जाए, फालतू चांस लेने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल खराब है, क्लोजिंग खराब है मार्केट में। देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा आपको एक डाउनसाइड फेज की तैयारी हो गई। ये एक करेक्टिव फेज है और ज़रूरत भी थी मार्केट को थोड़े से करेक्टिव फेज की, यही कहेंगे। इससे ज़्यादा मतलब अभी इसमें कोई बहुत ज़्यादा भी रीड करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मार्केट कोलैप्स कर गया है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ कुछ स्पेसेस है जहाँ पर मार्केट क्लियरली आपको बहुत ज़्यादा वार्निंग दे रहा है। चलिए एक और सेविंग ग्रेस मजगांव डॉक के नंबर्स आ चुके हैं, यहाँ पर भी मुनाफा बढ़ा है, थैंक गॉड फॉर दैट। 350 करोड़ से बढ़कर 627 करोड़ पर आया है, 1% ऊपर है काउंटर। हाल के केस में आपने देखा था ऊपर गया लेकिन फिर टिक नहीं पाया था, लेकिन मजगांव डॉक में 1.5% की तेजी बनती दिखाई दे रही है। प्रॉफिटेबिलिटी का फिगर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब आपको मैं बता देती हूँ कि रेवेन्यू पर कंपनी ने क्या कमाया है और साथ ही साथ EBITDA में क्या निकल कर आ रहा है। तो रेवेन्यू 1816 करोड़ से बढ़कर 2362 करोड़ पर आई है, ठीक है, यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और आपका मुनाफे का आंकड़ा हमने आपको बताया 350 करोड़ था, 627 करोड़ 630 करोड़ पर आ रहा है। राजेश सातपुते जी मजगांव डॉक देखेंगे एक बार चार्ट? जरूर हर्षदा जी देखिए अगर मजगांव का चार्ट देखे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक करेक्शन हो चुका है और पूरे चांसेस है कि ये रिकवर होगा। रही बात लेवल्स की तो मेरे हिसाब से इसका जो अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो इसका ब्रेकआउट बनता है 2200 के आसपास। जैसे ही ये 2200 को पार करेगा उसके बाद फिर से ये अपने जो रिसेंट हाई था करीबन 2400 का 2450 वो रिगेन करने की कोशिश करेगा। तो डेफिनेटली मुझे लगता है रिएक्शन जो है ये पॉजिटिव है। तो लॉन्ग साइड का ट्रेड रहेगा लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा आपका डीप होगा क्योंकि एक बड़ा टिक ऑलरेडी आ चुका है। तो स्टॉप लॉस है 2000 का, चाहे तो आप ब्रेकआउट के बाद इसे ट्रेल कर दीजिए। ओके तो ब्रेकआउट के बाद ट्रेल कीजिएगा। आप EBITDA भी देखिए 300 करोड़ से बढ़कर 539 करोड़ हो गई है। नंबर्स अच्छे हैं, मार्जिन्स बहुत ही बढ़िया हैं, 16.3% के मार्जिन्स 23% पर आए हैं। तो नंबर सुपर्ब, और नंबर जहां पर बाजार को अच्छे लगे वहां पर आपको रिवॉर्ड तुरंत लगे हाथ मिल जाएगा। वो मजगांव डॉक उसका एक क्लियर कट उदाहरण है। और दूसरी तरफ हमने देखा है खराब कमेंट्री पर स्टॉक्स की क्या हालत हो रही है।
सूला के को नंबर्स आए हैं क्या, एक बार चेक करें, क्योंकि स्टॉक देखते ही देखते 7% नीचे आ चुका है। कैश मार्केट का ट्रेड है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम्स के साथ दरअसल ये काउंटर स्लाइड करता हुआ आई थिंक डे लो पर सूला बनियाज जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे कई स्टॉक्स होंगे जहाँ पर हम देख रहे हैं सेल साइड की पोजीशंस मैग्नीफाई होती हुई जाते जाते लगभग 7% का नुकसान उधर बन रहा है। 21,600 संभल गया है निफ्टी पर, लेकिन 44,874 के आसपास निफ्टी बैंक पर क्लोज। अनुज बिल्कुल, वो मेरे ख्याल से 2 माइंड्स में है कि 200 डे मूविंग एवरेज को बचाना है या तोड़ना है। 890 के आसपास क्लोज ज़्यादा बेहतर है। हाँ, 890 92 है 200 डे मूविंग एवरेज। सफाइस तो से कि वहीं बंद हो रहा है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स दूसरी तरफ देखिए। मिड कैप इंडेक्स, अच्छा मिड कैप इंडेक्स ने पिछले हफ्ते भी आउट परफॉर्म किया था, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। हालांकि गिरा था लेकिन फिर भी आउट परफॉर्म किया था। और अभी भी मिड कैप इंडेक्स अपने हाई से सिर्फ 4-4.5% ही गिरा है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा गिरा है। और साल में अभी भी ग्रीन में है। निफ्टी साल के लिए अब रेड में आ गया, वैसे इस चीज़ का भी ध्यान रखें। निफ्टी साल के लिए अब रेड में आ गया आज तक। बैंक निफ्टी तो खैर काफ़ी रेड में है, 6-7% नीचे रेड में, लेकिन अब मिड कैप अभी भी ग्रीन में है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पर लास्ट कुछ मिनटों में सेलिंग आ रही है। पीएसयू बैंकों में अच्छी सेलिंग आ रही है। सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बेसिकली जो हाई फ्लायर्स थे, यूको बैंक, ये सारे के सारे स्टॉक्स, पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पर थोड़ी सी डिक्लाइन आ रही है, तो इस पर थोड़ा सा आपको नज़र रखनी होगी। और उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम है। जोमेटो अभी भी ग्रीन में, हालांकि ऊपरी लेवल से थोड़ा हल्का हुआ, करीब 2.5%। कुछ और स्टॉक्स लेकर आते हैं। एक बार आईआरबी इंफ्रा देख लेते हैं। आईआरबी इंफ्रा काफ़ी कैश मार्केट वाले स्टॉक्स हैं इनफैक्ट, जहाँ पर अब अच्छी खासी करेक्शन आ रही है। आईआरबी इंफ्रा फॉर एग्जांपल, ये भी 10% की फ्रीज पर, तो बहुत सारे स्टॉक्स में इस समय सेलिंग प्रेशर है। लेकिन बैंक निफ्टी अभी के लिए कोशिश कर रहा है कि वापस एक बार 200 डे मूविंग एवरेज को एटलीस्ट डिफेंड कर दे। 44,900 आ गया तो चलिए ठीक है। और 990 का जो लेवल है उसको रिस्पेक्ट करने की पूरी 890 के जो लेवल को है उसको पूरी रिस्पेक्ट करने की स्थिति में कुछ लोग आए हैं, ब्रेव हार्ट्स आए हैं मार्केट को संभालने के लिए, या फिर निफ्टी बैंक के इस लेवल को बचाने के लिए। HDFC बैंक की तरफ से वो मूव आया अनुज, अगर आप देखेंगे 1391 पर ये स्टॉक जाकर टिक रहा है, तो थोड़ा सा संभालने की कोशिश इसी ने की है, वरना इसकी हालत तो वैसे काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। डे लो 1383 था और वहाँ से करीब करीब 10 पॉइंट ऊपर जाकर टिकता हुआ। HDFC में थोड़ा सा नेशनल लेवल्स पर शॉर्ट्स कवर हुए हैं। ICICI बैंक में ये हुआ है, इंडसिंड में बैंक ये हुआ है। तो ये कुछ ट्रेड्स हैं जिन्होंने कोशिश की है निफ्टी बैंक को कुछ कुछ सपोर्ट देने की। इनमें से कोई गाबा जी, कल के लिए स्पेशली कोटक की हमने बात नहीं की, क्या करना है? ये चार्ट्स बिगड़े हैं आज या फिर थोड़ा सा और टाइम लगेगा? चार्ट बिगड़े तो हुए हैं बिल्कुल, मैं कहूंगा, लेकिन कोटक बैंक की बात करें तो वीक तो है। लोअर लेवल पे सपोर्ट है, लेकिन शायद सपोर्ट ब्रीच होगा। जो आज का लो है शायद आई थिंक वो ब्रीच होगा। ऐसा कुछ होता है तो पॉसिबल और लेवल देखेंगे। 1710 है तो पॉसिबली 1650 1640 ये एक जोन है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। कोटक है मेक और ब्रेक जोन पर, लेकिन लगता है टूटेगा। एक बार जरा स्मॉल कैप इंडेक्स लेकर आइए आप और उस पर नज़र डालते हैं एक बार। स्मॉल कैप इंडेक्स स्क्रीन पर मिड कैप करीब 2.5% नीचे है, लेकिन स्मॉल कैप देखिए 4%। स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी धुनाई 4% स्मॉल कैप इंडेक्स की धुनाई होती है, और यही एडवांस डिक्लाइन में भी विजिबल है आपके लिए इस समय 1:5। ये एक एडवांस डिक्लाइन इस समय एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए, 1:5 का एडवांस डिक्लाइन। और इनफैक्ट मैं देख रहा था टॉप ट्रेडेड स्क्रीन, इसमें सिर्फ आप एक आज की लिस्टिंग छोड़ दीजिए और एक जोमेटो छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे स्टॉक्स अच्छे खासे रेड में। येस बैंक ले आइए एक बार। येस बैंक देखिए क्या गिरा, 10-10.5%। वोडाफोन आइडिया 7%, और उसके अलावा डिश टीवी 10-10.5%। सुजलॉन, इजी ट्रिप, बेसिकली जितने भी हाई फ्लायर्स थे सारे के सारे। सेल और आईओसी, सेल देखिए एक बार, सेल 8% गिर गया। मतलब इस तरीके की आज ही बैन से भरा आया था सेल, और आज ही इसको धो दिया। एक बार सेल दिखाइए इंट्राडे में, ये देखिए 8-9% नीचे। तो बहुत आज एक्चुअली ट्रेड ज़्यादा हम ले नहीं रहे हैं, मार्केट स्पॉटिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि
ट्रेड्स में मुझे लगता नहीं कोई बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा इससे एक्चुअली। और समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या रोके, क्या सामने रखें आपके। एक बार सारी सरकारी कंपनियों पर नज़र डाल लेते हैं। सेल का मेंशन अनुज ने किया। HJVN 20% के लोअर सर्किट पर जाकर टिकेगा। NHPC 15% नीचे। IRFC जो अमरीश भी मेंशन कर रहे थे, देखिए कि वहाँ पर सिचुएशन गड़बड़ तो है ही। वैल्यूएशंस के लिहाज से काफ़ी भाग चुके थे काउंटर्स। 13% का करेक्शन इधर। RVNL में करीब 11% तक का नॉक बनता दिखाई दिया है। तो ये सभी वो काउंटर्स हैं जहाँ पर हमने देखा आज अच्छी खासी धुलाई होती हुई, एकदम काउंटर्स को अच्छे से धो दिया है आप कह सकते हैं बेयर्स ने। कोल इंडिया, ONGC, BPCL, NTPC ये दूसरे काउंटर्स हैं। इनफैक्ट पावर ग्रिड भी मेरे ख्याल में इसी कैटेगरी में है। पावर ग्रिड इतना नहीं टूटा, 1% नीचे था, प्रेशर तो है ही। चलिए वॉल पर जाकर यही सिचुएशन आपके लिए फिर एक बड़ी पिक्चर, बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। अच्छी है नहीं वैसे। आज की क्लोज 61,621 के आसपास निफ्टी जाकर टिका है, 158 पॉइंट नीचे। निफ्टी बैंक हम मेंशन कर रहे थे 44,890 वो इम्पोर्टेंट लेवल है, उसके आसपास किसी ना किसी तरीके से संभल जाए ना क्लोज आज, तो थोड़ी सी राहत तो नहीं मिलेगी लेकिन थोड़ी सी सांत्वना मिलेगी कि एटलीस्ट वो लेवल भी नहीं क्रैक किया, क्योंकि वो क्रैक हो जाता है तो स्थिति और भी बिगड़ती हुई दिखाई देती है। उसी के आसपास का क्लोज है, देखते हैं एडजस्टेड बेसिस पर क्या नंबर आएगा। निफ्टी IT का सहारा था और निफ्टी फार्मा भी एक बार स्क्रीन पर लेकर आएंगे। वो दो पॉकेट्स थे जो हरे में थे, वरना पूरा मार्केट रेड में। निफ्टी फार्मा 60.2 पर और निफ्टी IT आप देख रहे हैं करीब 265 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। अच्छा, अब PSU का क्या हाल हुआ है, यहाँ पर कितनी अग्रेसिव सेलिंग आई है। CPSE इंडेक्स 4% टूटा। PSU बैंक इंडेक्स आपके सामने आएगा, वहाँ पर भी 4.5 से 5% की गिरावट देखने को मिली है। क्रैक्स आज अच्छे खासे बने हैं इन पॉकेट्स में। जो दिग्गज काउंटर्स जो मार्केट को ड्रैग कर रहे थे उनमें क्लियरली बैंकिंग स्टॉक्स थे, तो ICICI, HDFC, कोटक ये काउंटर्स थे। इंडसइंड, एक्सिस, इन सब में हमने देखा एक अच्छा खासा दबाव बनता दिखाई दिया। इसके अलावा आप गौर करेंगे तो कोल इंडिया, ONGC, BPCL जैसे स्टॉक्स की तरफ से भी दबाव बनता दिखाई दिया है। आज सेविंग ग्रेस में ऑफकोर्स IT कंपनियां थी और मुझे डिस्टिंक्टली याद है कोफोर्ड जैसे ट्रेड्स, LTI माइंडट्री जैसे ट्रेड्स, विप्रो जैसे ट्रेड्स, HCL टेक जैसे ट्रेड्स जो पॉजिटिव साइड पर जाकर टिकते हुए दिखाई दिए हैं। नंबर्स के लिहाज से कुछ स्टॉक्स जहां पर क्लियर कट रिएक्शन देखने को मिला है। भारत फोर्ज नंबर्स डिसेंट, लेकिन कमेंट्री थोड़ी सी चेतावनी की तरफ इशारा कर रही है कि Q4 शायद इतना अच्छा ना हो। स्टॉक देखते ही देखते 13% करेक्ट कर चुका है। हाल के नंबर्स डिसेंट थे, लेकिन वहां पर भी हमने देखा है ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली बनती दिखाई दी, 4% नीचे। संवर्धन, मदरसन कुछ ही देर पहले हम नंबर्स देख रहे थे, नतीजे अच्छे आए हैं लेकिन उम्मीद पर खरे नहीं उतरे, इसीलिए लगे हाथ वहां पर 5% का नुकसान देखने को मिला। मजगांव डॉक 5 मिनट पहले नतीजे देखे हमने, नतीजे अच्छे हैं, वहां पर स्टॉक को रिवॉर्ड किया गया, करीब 5% तक के गेन्स। आज डॉक्टर रेड्डीज, डीवीज, औरो फार्मा ये 3 कंपनियां थी फार्मा साइड पर, जहां पर हमने देखा है स्ट्रेंथ रही है खबरों के चलते, नंबर्स के चलते, और वो स्टॉक्स दरअसल आज फेवर में दिखाई दिए हैं। तो ये है फिलहाल ऑन द बेल, थैंक गॉड मार्केट बंद हो रहा है। 44,883 का ये फिलहाल क्लोज है, ये प्रोविजनल क्लोज है, देखते हैं एडजस्टेड बेसिस पर क्या निकल कर आएगा। 21,612 के आसपास निफ्टी 50 जाकर टिकता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद नेगेटिव, क्योंकि आज मिड कैप्स में हमने देखा है लगभग इंट्राडे में 1300 पॉइंट से ज़्यादा का नुकसान देखने को मिला। 2.5% की गिरावट पर ये इंडेक्स जाकर टिका है। स्मॉल कैप्स भी करीब करीब 4% नीचे। हीट मैप आज पूरा लाल, 2 लाइन छोड़कर, तो कोल, हीरो के लिए खराब दिन, अच्छे नंबर्स पर भी क्योंकि इनका EV बिजनेस परफॉर्म नहीं कर रहा है। ONGC, NTPC, टाटा स्टील, SBI, HUL, सन फार्मा, रिलायंस, टाटा कंज्यूमर, अक्रॉस द बोर्ड वो सेल साइड की पोजीशंस। फार्मा कंपनियां, IT कंपनियां, चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स में तेजी रही जिसमें M&M और आयशर शामिल है, और बजाज ऑटो भी, वरना आज का दिन ना मारुति के लिए अच्छा था, ना हीरो के लिए अच्छा, ना ही टाटा मोटर्स के लिए अच्छा, वहाँ पर सेल साइड की पोजीशंस बनती दिखाई दी है। तो ये है फिलहाल आज का क्लोज आपके लिए। चलिए सीधा सौदा का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जो आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला था। और यहाँ पर अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो नीरज ने 2 मंदी वाले ट्रेड्स में सबसे ज़्यादा कमाई की, एक है टाटा पावर, दूसरा है लुपिन, लेकिन तेज़ी कहाँ पर बनी, अमृतांजन और साथ ही साथ डॉक्टर रेड्डीज में।
आशीष के परफॉर्मर्स कौन से रहे? तो तेजी में राणे मद्रास और JSW होल्डिंग्स, और मंदी में मिश्र धातु और साथ ही साथ बजाज हेल्थ केयर। ओके चलिए फिर ख़राब दिन मार्केट के लिए, और कल मंगलवार होपफुली थोड़ा बेटर रहे। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो कल जुड़ते हैं वापस। जी हाँ, तो कल मुलाकात होगी और होपफुली कुछ संभले मार्केट, वरना ऑफ कोर्स देखेंगे फ्रेश अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए कंसिडरिंग 44,883 पर निफ्टी बैंक जाकर टिका है। कल मुलाकात होगी सुबह सवेरे, आप भी तैयारी करके आइएगा और हम आपको बताएंगे कहाँ पर बेहतरीन ट्रेड्स के मौके। लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ।